होने वाला है। हेलो हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है? कमेंट पे लिखेंगे आवाज आ रही है। आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी आज। आ रही है? स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं, दिख रहा है? आ रही है? चलो अब देखो जरा और क्लियर आएगी। माइक लगा लिया है दिल के करीब। हाँ सर, सभी बालक कह रहे हैं आवाज आ रही है। है ना? चलिए शुरू करते हैं। मायो मानो, मोदी जी पूछ रहे हैं आज क्या पढ़ना है। मोदी जी पूछ रहे हैं आज क्या पढ़ना है। आज मन की बात में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट सर। है ना? बिल्कुल सही बात। बच्चों को अभी से ही याद है, धुंधली धुंधली यादें ताज़ा हो रही हैं। सब फ्री कंसेंट पढ़ते हैं। इनमें हमें जो सेक्शन कवर करने हैं वो आप मुझे झटपट बता देंगे, या पहले पढ़ लेते हैं फिर एक साथ कवर कर लेंगे, है ना? राइट, रिवाइज भी हो जाएंगे सर। सर हमें पढ़ना है सबसे पहले 13वें सेक्शन में आपके नोट्स में गाना लिखा है 13। बोलो, होने लगा हूं। यानी सेक्शन 13 कहता है 13 होने लगा हूं, यानी कि मेरी तेरी बात जमने लगी है। जो मैं तुझे समझा रहा हूं तू मुझे समझा रहा है, हम दोनों एक दूसरे को समझाने लगे। नहीं, हमारा मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस हो रहा है। मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस को क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड इडम। यानी कि मैंने तुम्हें कहा लॉ पढ़ाऊंगा, तुमने ये बात समझी कि सर फाउंडेशन की ही लॉ पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब कंसेशन एड इडम की बात हो गई है। बिल्कुल सही। इसका केस लॉ आया था बाला देवी। यानी कि अगर कंसेस एड इडम नहीं है, कंसेस एड इडम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। यानी मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। यहां पे माता जी जो थी वो इलिटरेट थी। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने वाले ने जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराए तो माता जी ने सोचा कछु मिल रहा है भैया, कछु मिल रहा है, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम हो रही है। साइन कराने वाले ने बिना कुछ कहे प्रॉपर्टी देने की बजाय लेने के साइन करा दिए। माता जी कह रही है कुछ मिलेगा, सुई धागा ही अटक गया माता जी का, और उसने क्या साइन करा ली? कुछ देगा। अब बात माता जी को जमी नहीं, माता जी कोर्ट पे चली गई। माता जी ने बोला भैया मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जज साहब इनने साइन करा ली, हमें लगा हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ तो यहाँ देना पड़ रहा है। जज साहब ने बोला माता जी इलिटरेट हो? तो उन्होंने बोला हाँ सर इलिटरेट हूँ सर। तो माता जी ने, जज साहब ने बोला देने वाले ने बताया नहीं कि वो प्रॉपर्टी ले रहा है, और माता जी को लगा कि प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जज साहब ने क्या बोला? एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि बताओ क्या किस चीज की कमी है? देयर इज नो कंसेंसस एड इडम। सेक्शन 14 याद आ गई बात? सेक्शन 14 ये कहता है कंसेंट एक तो मैच होनी चाहिए। 13 ने बोला, 13 ने क्या बोला? कंसेंट क्या होनी चाहिए? 14 बोल रहा है कंसेंट जो मैच होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। 13 क्या बोलता है? कंसेंट क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए कंसेंट। ठीक है ना? कंसेंट क्या होनी चाहिए? मैच। 14 क्या बोलता है? कंसेंट जो मैच हुई क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? फ्री, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब असेंट का मतलब सहमति हो गई कि हाँ हमें बढ़। फ्लॉ का मतलब क्या बताया था तुम मैंने? ब्रेक। तो सेक्शन 14 ने ये बोला इन चीजों में मैं कंसेंट मैच नहीं मानता। 15, 16, 17, 18 बताओ 19 में क्या है? सेक्शन 19
में इनका असर है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से 19, और 19A ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। याद आ गई बात, याद आ गई बात। तो इसलिए यहां पे 19 लिखा, 19 मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवा दिया था कि 15, 16, 17, 18 इन सब का असर 19 में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, तो सीरीज बहुत क्लियर है। 15, 16, 17, 18, 19 में असर, 20 और 21 में मिस्टेक। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। सर कोर्शन, कोर्शन सेक्शन 15, कोर्शन का आम आदमी मतलब क्या बोलता है, थ्रेट। लेकिन थ्रेट में लिख नहीं सकता एग्जाम में। मुझे सेक्शन 15 का क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। यानी तुम्हें याद आएगा मैंने क्लास में बंदूक दिखाई थी किसी बालक को। हाँ फोटो भी है ना, ठीक है, हाँ ग्रुप पे भेज देना फोटो। ठीक है, अगर किसी को चक्कू दिखाना है, इसको मैंने तलवार, भाई तू इसे क्या कर रहा है, नहीं ये लीड वीड क्या लगा रखा है, कान में लीड लगा के मुझको, फोन ही लेना पड़ेगा और क्या। तो तलवार दिखाई और क्या दिखाया, और क्या दिखाया, फोन छीन लिया और बंदूक दिखाई। अगर तलवार दिखाकर, बंदूक दिखाकर फोन छीना गया है तो उस चीज को बोला जाता है कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है एक ऐसा काम करना जो आईपीसी में मना है, या उस काम की धमकी देना जो आईपीसी में मना है। ये लग गया इंसानों के ऊपर, या जब्त करना प्रॉपर्टी को, या प्रॉपर्टी को जब्त करने की धमकी देना, ये लगे किसके ऊपर, मकान या घर के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो जज साहब ने कहा किसी इंसान को धमकी दो, उसके जमीन जायदाद को धमकी दो, कोर्शन होगा। कोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल है, वॉइडेबल होता है सर, वॉइडेबल ही तो होगा जब तक चक्कू दिखाने वाला कोर्ट में नहीं जाएगा। मैं तो वॉइड क्यों बोला, पागल हो रहा भैया, नशे में है क्या। सबसे पहला केस आया अलवर सेट्टी वाला, है ना, याद रखेंगे केस। विडो, यानी कि एक विडो को ये बोला गया कि तेरे पति के लाश की अंतिम संस्कार तभी करेंगे, यानी पति का अंतिम संस्कार तब करेंगे जब तू किसी बालक को गोद लेगी। तो ये धमकी है कि नहीं, गलत सही की बात नहीं है। यहां हमें ये बोलना है क्या ये क्वेश्चन है या नहीं है। जज साहब ने क्वेश्चन पता क्यों माना, क्योंकि आईपीसी में जो चीज मना है, जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, वो यहां पर कोर्शन है। तो जज साहब ने माना कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइडेबल। आंटी जी विडो जब चाहे तो कोर्ट जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। फिर आया चिट्टी, मुटैया चिट्टी वर्सेस करुप्पन चिट्टी, ठीक है ना। ये भाई बहुत, ये सबसे चटपटा केस लगा मुझे। तुम्हारे जैसे खतरनाक सीए फाउंडेशन, सीए इंटर करने के बाद एक बच्चा पहुंचा सीए फर्म में, वहां सीए फर्म में सीए सर का लैपटॉप छीन के बोल रहा है मैंने आपसे उधार लिया था, माफ करो वरना लैपटॉप फोड़ दूंगा तुम्हारा। भाई ये क्वेश्चन नहीं है। जज साहब ने बोला भाई क्या कर रहा तू, तेरी लाइबिलिटी माफ होगी तभी तू सर का लैपटॉप, तुम लैपटॉप लेके भग लिए सर का। सीए सर कह रहे हैं अबे भैया ये लाखों करोड़ों के इसमें खाते पड़े हैं भाई है कि नहीं बात, इतने सारे क्लाइंट के, तो जान से भी कीमती लैपटॉप है, तुम लेके भग लिए। जज साहब ने क्या बोला, कोर्शन है। अगली बात आई धमकी किसकी, सुसाइड की। मुझे बताओ क्या आईपीसी में सुसाइड की धमकी देना अपराध है या नहीं है, नहीं है। सजा नहीं मिल सकती। जज साहब ने बोला सुसाइड की धमकी देना और सुसाइड करना आईपीसी में अपराध नहीं है। कर ले सुसाइड कर ले, खूब पेट भर के धमकी दे, बच गया तब जिल जाएगा। लेकिन कमिटिंग सुसाइड अपराध है। याद आ गई बात, कमिटिंग सुसाइड अपराध है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आईपीसी में सुसाइड की धमकी देना अपराध ना हो, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुसाइड की धमकी देना कोर्शन है। किस बात ने बोला, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सीसा मासे पर समझ में आई बात कि सुसाइड की धमकी देना भी क्या है सर, कोर्शन है।
दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आईपीसी कहता है धमकी दो, हम अपराध नहीं मानते। कॉन्ट्रैक्ट कहता है हम अपराध नहीं मानते लेकिन हम इसे कोर्शन मानते हैं। कोर्शन का असर किस पे लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। 64 क्या कहता है? अगर धमकी से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ है तो मैंने अगर चक्कू दिखा के तुमसे क्या लिया? पैसा नहीं, मोबाइल लिया, तो मैं तुम्हें मोबाइल लौटा दूंगा और मान लो उसके बदले मैंने तुम्हें कुछ 100-200 रुपए दे दे, चल निकल ले, रिक्शा करके निकल जियो, तो तुम मुझे 200 रुपए लौटा देना। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 64। तो सेक्शन 64 लगता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन सेक्शन 65 भी यही बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सेक्शन 65 कब लगता है? जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। याद आ गई बात? मैंने वही पढ़ाई थी बात। मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा, मैं तुम्हें मोबाइल लौटा दूंगा, तुम मुझे क्या कर देना सर? तुम मुझे पैसे लौटा देना। तो 19 यानी 4 सेक्शन एक साथ पढ़ ले। कौन कौन से 4 सेक्शन एक साथ पढ़े हमने? पहले पढ़ा 15, फिर 19 उसका असर, फिर 64 उसका रेस्टिट्यूशन, और 71 मैं तुम्हें लौटाऊंगा, तुम मुझे लौटाओगे। इसने क्या बताया? और 15 ने क्या बोला? कोर्शन की डेफिनेशन एंड केसेस। फिर अगला आया भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर करते हैं और जो रब ने बना दी जोड़ी। याद आ गई पिक्चर? जो रब ने बना दी जोड़ी पर अनुष्का शर्मा के साथ किया गया, बिना उसकी मर्जी के सूरी से उसकी शादी करा दी, और वो बापू से अपने बोलती रही, बापू तुम्हारी अंतिम इच्छा के चक्कर में मेरी जिंदगी काहे बर्बाद कर रहे हो, मुझे सूरी शादी नहीं करनी। लेकिन पिताजी ने बोला मेरी बेटी है, मेरी अंतिम इच्छा है बस। क्या पापा ने चक्कू दिखाया उसे? पापा ने इंजेक्शन घोप दिया उसके? हैं बताना? नहीं ना। फिर शादी क्यों करनी पड़ी उसे? उस इमोशनल अत्याचार को बोला जाता है अनड्यू। जज साहब के आगे और एग्जाम में 2 बातें प्रूफ करनी है। अनुष्का शर्मा को बोलना है पापा ने भाई मुन्नी अलग बैठ, इधर आ जा, जुल्फी के पास आ जा, पीछे जा। फिर तो बुक की जरूरत नहीं है, बुक की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हैंड नोट्स होंगे तो वही बहुत है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं पर तुमने रखा है, टेस्ट तुमने दे रखे हैं, सिर्फ इसे समझो कि ये सेक्शन और क्या मुझे ये चीजें याद आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी एग्जाम में, है ना? मुझे याद आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ चाहे मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाया, चाहे मैं तुम्हें सेक्शन याद करा रहा हूं, चाहे केस लॉ तुम्हें याद आ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही पर्पज है। जब मैं अकाउंट्स का पेपर दे के आऊंगा, जब मैं लॉ का पेपर दूंगा, मेरे पास मोटा मोटी 35 घंटे मान लो, 35 घंटे के आसपास होंगे, सोओगे भी, खाना पीना ये सब। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इन 35 घंटे में 100% सिलेबस क्या रिवाइज कर पाऊंगा। 24 घंटे का टारगेट लोगे तो 7-8 घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या मैं इन 35 घंटे में जितने सेक्शन सर आपने याद कराए हैं, क्या मुझे याद है सारे एक्ट के? क्या इन 35 घंटे में सर जितने आपने केस लॉ याद कराए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 60-70 केस लॉ, ठीक है, कंपनी एक्ट में कम से कम 15-20 केस लॉ, सेल्स एग्रीमेंट में तो 3-4 ही है, और एलएलपी और पार्टनरशिप में तो 2-3 ही है, बीगल वर्सेस मिलर, ठीक है, केडी कामत, याद आ गया सेक्शन 6 वाला, उसमें तो एक ही है ना, 2-3 ही है, याद आ गई होगी बात। तो मोटा मोटी वो 60-70 केस लॉ में याद कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैं 1.5 दिन में, 1 दिन में कर पा, ये मेरा हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना डीपली ना पढ़ना पड़े कि भैया उसमें मुझे 2 घंटे निकल जाएं। मतलब कंपनी एक्ट का एक पहला ही चैप्टर तुम 2 घंटे में निकाल लो, या कॉन्ट्रैक्ट का ही तुम पहली 2 यूनिट 2-3 घंटे निकाल दिए, है ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि, और साथ साथ मुझे वो लीगल वर्ड याद है कि नहीं जो आपने अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखे हैं। ये बता रखा है, दोनों बातें हैं, ये बता रखा है, ये कंपनी लॉ में हमने जो एसआर के बना रखे हैं, ये सारे मुझे 1.5 दिन में पूरा रिवाइज करना है 100%।
तभी मैं पास होऊंगा। और उस 1.5 दिन में मुझे 2-3 क्वेश्चन कम से कम क्या करने हैं, लिख के देखने हैं, और 2 से 5 के बीच में लिख के देखने हैं, क्योंकि पेपर कब है, 2 से 5। 24, 26, 28 नहीं, पेपर का टाइमिंग क्या है, नहीं टाइमिंग 2 से 5 वही तो कह रहा हूं। तो तुम्हारा दिमाग 2 से 5 एक्टिव है या नहीं है, पता लगा 2 से 5 तुम सो रहे हो तो एग्जाम में भी सो गई, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ऐसी बना ली है। और क्या, वरना स्लो हो जाएगा। तो अभी भी 1 महीना है, अभी भी 1 महीना है। ओ मुन्नी, ओ भाई तुमसे कह रहा हूं मैं, अभी भी 1 महीना है। 2 से 5 की टेबल पे बैठ के पढ़ने की और लिखने की हैबिट बना लो। 2 से 5 अगर मैं क्लास लूंगा भी तो मैं तो चलो ले रहा हूँ 3:30 से, तो 2 से 5 के बीच में आ गया, तो 2 से 5 के बीच में लिखने की और बैठने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2 से 5 क्या करना है। और ये 100% प्रूव्ड है साइंटिफिक। अगर तुम 2 से 5 सो जाओ, है ना, वहां तुम्हारा पेपर बिगड़ना तय है। रीजन बिंग, क्योंकि तुम्हारा दिमाग किस में चल रहा है, स्लो मोड में चल रहा है। और तुम रात से 2 से 5 पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा रात को 2 बजे ससुरा नींद ही नहीं आ रहा है हमका, हमारा दिमाग में सेक्शन घूम रहा है, कैलकुलेटर घूम रहा है। रीजन, क्योंकि 2 से 5 रात को तुमने पढ़ने की आदत बना रखी है। तो तुम्हारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक तुमने 7-8 महीने में सेट करी है, वो 2 दिन में नहीं चेंज हो सकती। कि पहला पेपर मेरा 24 तारीख को है तो मैं तो भैया 21 तारीख से 2 से 5 के बीच में लिखने आ जाऊंगा। समझ रहे बात को, ठीक है। और अगर तुम 2 से 5 के बीच में खाना खा रहे हो तो गारंटी है तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे क्या मांगेगी, भूख की क्रेविंग करेगी। और तुम क्या, हाँ, और तुम्हें तो अगर तुम कह रहे हो कि भैया मैंने तो 2 से 5 के बीच में खाना खाना, इसका मतलब तुम 11-12 बजे खा के नहीं जाओगे, तो वहां तुम्हारे बॉडी के सेल्स तुमसे क्या मांगेंगे, खाना। फिर तुम्हें लगेगा यार भूख लग रही है, तो तुम्हारी जितनी भी एनर्जी है वो 2 से 5 पढ़ाई की तरफ फोकस होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें तुम्हारी संतुष्ट होनी चाहिए। तुम्हारी नींद संतुष्ट होनी चाहिए, तुम्हारा खाना पीना संतुष्ट होना चाहिए, है ना, राइट। तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस संतुष्ट होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे ये ना लगे कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। यानी उस संतुष्टि के कारण क्या कि मुझे पूरा रिवाइज होगा, तभी तो संतुष्टि मिलेगी। और अगर भैया मान लो तुम कोई टॉपिक छोड़ गए, मान लो किसी बालक ने अनड्यू इन्फ्लुएंस छोड़ दिया, और तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में जो कंपलसरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस आया 4 नंबर का, भले ही तुम्हारे लिए पेपर 96 मार्क्स का रहेगा और 4 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, पर पेपर बिगड़ जाता है क्योंकि तुम्हें लगता है यार ये पढ़ा क्यों नहीं मैंने, मेरे दिमाग में चल क्यों नहीं रहा। यानी कि डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट रेस्टलेसनेस तुम्हारे अंदर क्रिएट करता है, जो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिक कम करता है। ह्यूमन साइकोलॉजिकली ह्यूमन स्लीप पैटर्न और मेरा पढ़ने का तरीका, बैठने का तरीका मेरे एग्जाम में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। 0 नंबर हाँ, तो जितने भी बड़े एग्जाम देखोगे, जैसे सी जैसा बड़ा एग्जाम देखोगे, ISPC जैसा एग्जाम देखोगे, उसका विद्यार्थी हमेशा कैसा मिलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, लेटा हुआ नहीं मिलेगा। बैठ के पढ़ता हुआ मिलेगा, वो ना बिस्तर पे मिलेगा, ना बिस्तर में मिलेगा, है कि नहीं बात, ना सोफे में मिलेगा, कहां मिलेगा, टेबल चेयर में मिलेगा। चाहे तुम किसी भी वेब सीरीज में देख लो, तुमने एक वेब सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री करके, जीतू भैया, उसमें तुम ऑब्जर्व करना, है ना, वो शुरू में, बाकी ज्यादातर क्या होता है, जब वो सीनियर के जाता है, टेबल चेयर होती है ना, वो नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ता है। जमीन के बैठ के पढ़ना भी वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कोई बच्चा कह रहा है मैं जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं, तो कम से कम बिस्तर पे तो नहीं बैठा ना। कुछ बोलो चौक, जो हमारे घरों में चौकी चलती है खाना खाने वाली, तो कभी बार मैं भी क्या करता था, जमीन पे बैठ गया, सामने चौकी लगा ली और उस पर लिख लिए, तख्ती रख ली, बच्चों ने तो ऐसे ही पढ़ते थे, हाँ चटाई पे। तो वो यानी कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मेडिटेशन पोज में, आलती पालती मार रखी है, सीधे बैठे हो, आपकी बढ़ रही, ये बेस्ट पोस्चर होगा। मतलब तुम्हें 1 महीना, कहने का मतलब ये है तुम्हें 1 महीना वो काम करना है कि 2 से 5 दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे दिमाग को सोने नहीं दे सकती। हाईली एक्टिवेट, और तुम में से 90% बच्चों का दिमाग एक्टिवेट होता है या तो जो स्लीपिंग पैटर्न होने के बाद, या तो तुम सुबह एक्टिवेट होगा,
और 90% बच्चों का दिमाग एक्टिवेट होता है रात को 11 बजे के बाद, तुम में से भी, और जो देख रहे हैं यूट्यूब पर भी उनमें भी 11 बजे के बाद एक्टिवेट पता क्यों होता है? मेरा स्लो हो जाता है क्योंकि मैं 11 साढ़े 11 सो जाता हूं, तुम्हारा एक्टिवेट होता है। तुम्हारे मेरे फर्क क्या हुआ? मैंने अपनी बॉडी को हैबिट बनाई है 11 बजे से दिमाग को सुला देने की, तुमने अपनी बॉडी की हैबिट बना ली 11 बजे दिमाग को एक्टिव करने की, कि मेरे को रात में पढ़ाई अच्छी होती है। पर रात को 11 बजे पेपर नहीं है, लॉ का पेपर अकाउंट्स में दोपहर 2 बजे है। तो पता लगा घर वाले कह रहे हैं कल को पेपर है, जल्दी सो के जल्दी उठ जा, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी रात में। तुम कभी भी सो, तुम कभी भी सो, कभी भी उठो, मुद्दा यह है क्या 2 से 5 मेरा दिमाग पढ़ाई के लिए एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 2 से 5 तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातों में भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, नोटिफिकेशन क्या आ गई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोल दिया, उसने तो पढ़ लिया मेरा रिवाइज नहीं हुआ है ना, कल उसने मुझसे लड़ाई कर ली है ना, कल हीरो बन रहा हूं मेरे से, ठीक है राइट, या आलस आ रहा है, प्यास लग रही है तो पानी पी ले, भूख लग रही है, नींद आ रही है, समझ लो दिशा से भटक रहे हो तुम, है ना। 1 महीना हर चीज का पैटर्न होता। महाभारत का युद्ध भी हुआ था तो 5 बजे शंख बज जाता था कि अब स्लीपिंग टाइम है भाई, अब तू सोएगा खा पी के, तब सुबह 10 बजे युद्ध शुरू करेगा, है कि नहीं बात। तो जब महाभारत जैसे युद्ध का टाइम बाउंड होता था कि 10 बजे शुरू होगा, 5 बजे क्या बज जाएगा, शंख बज जाएगा, हथियार डाल दो, कोई किसी को मारेगा नहीं, दुश्मन भी हाथ से हाथ में हाथ मिला के अपने अपने शिविर में जाएंगे, आराम करेंगे, यही था ना। तो ये जंग से कम थोड़ी, महाभारत से कम थोड़ी हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी महाभारत यही है, सीए का एग्जाम। जब वहां एक पैटर्न फॉलो हुआ 18 दिन, तो मुझे 30 दिन वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि प्रभु श्री कृष्ण शंख बजा देंगे कि 2 से 5 युद्ध है और 5 बजे सो जाना है भाई, शंख बजेगा 5 बजे, बात खत्म, हथियार 5 बजे डालने हैं। तो महाभारत के युद्ध की तरह है भाई। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, अभी तुम्हारे पास कितने दिन पड़े हैं? 1 महीना मान लू ना मोटा मोटा भाई, तुम्हारे पास अभी भी 1 महीना है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया था। अगर कोई महाभारत जैसा बड़ा युद्ध जिसमें 24 घंटे लड़ाई चलती थी, दिमाग से भी और शस्त्रों से भी, कि रात में भी एक दूसरे के लड़ रहे हो, है ना, और दिमाग से तो चल रही है लड़ाई, तो भैया जब 18 दिन में अगर महाभारत खत्म हो सकती है, सीए फाउंडेशन महाभारत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास फिर भी 18 दिन से, ओ भाई तुम्हारे पास फिर भी 18 दिन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 18 दिन से ज्यादा है। और अब भी तुम महाभारत के युद्ध से भी आगे हो, तो भी अगर तुम अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे, तो हमारे जीवन पे लानत है, हम अपने पैसे, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ हम टाइम पास करने आए हैं, पूरे 8-9 महीने कोचिंग भी, और आज भी टाइम पास करने ही आ रहे हैं। ऑनलाइन वाला भी टाइम पास करने के लिए पेपर भरा था, और आज भी मेरी वीडियो टाइम पास करने के लिए ही देख रहा है। टाइम पास से सिर्फ टाइम पास होगा, है ना, अच्छा टाइम आएगा नहीं। तो टाइम पास करोगे तो अच्छा टाइम नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, महाभारत के युद्ध में कितने दिन थे? 18। हमारे पास 18 से ज्यादा है ना, तो अब भी जीत सकते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर कुछ नहीं पढ़ा, मैसेज करते रहते हैं मुझे रात को 2-2 बजे, सर मुझे टेंशन हो रही है, रोने का जी कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। हाँ ठीक है राइट, बताओ क्या करूं, लॉ में क्या करूं, ये करूं, वो छोड़ो तुम, ठीक है। उनके लिए भी महाभारत का युद्ध 18 दिन पे खत्म हो गया था, तो उनके लिए भी 30 दिन है। तो 30 दिन में पास होना बड़ी बात नहीं है, ऐसे 50 नंबर ही कहता है, ज्यादा भी नहीं कहता। 100 में से 50 कुछ भी नहीं है। हाँ 100 में से 50 कुछ भी नहीं है, 100 में से 50 कुछ भी नहीं है। अगर 30 दिन की मेहनत भी कर लियो, कुछ भी नहीं है 100 में से 50। 90 नहीं मांग रहे, तुम्हारे घर वाले भी तुमसे नहीं कह रहे कि 12th की तरह 90 से 99 लिया। तुम्हारे घर वाले कह रहे तू 50 लिया, ये दिखा दे आई एम इन सीए इंटर। परसेंट का तो खेल ही नहीं है, सीए में किसका खेल है? पास का। तो 50% 30 दिन में लाना बड़ी बात नहीं है। कई के स्टूडेंट मैंने देखे जो 1-1, 2-2 महीने पढ़ के भी पास हो चुके हैं, कोचिंग भी लेके पास हो चुके हैं कि सर आपकी वीडियो से देख लिया, आपकी रिवीजन क्लास कर ली, वीडियो है आपके पास, मैं कर लूंगा। डेडिकेशन होनी चाहिए, बस दिमाग में होना चाहिए 18 दिन महाभारत खत्म होगी तो मेरा ये युद्ध कुछ भी नहीं है महाभारत के आगे। और वो टेक्निक जो तुमने बताया 2 से 5 हाईली एक्टिवेट होना चाहिए। आज से कसम खा लो 2 से 5 बिस्तर पे बैठूंगा ही नहीं। अगर घर पे भी हो ना तो घर पे भी कुर्सी टेबल पे बैठना है। कोचिंग आके बैठ जाओ तो टेबल पे बैठना पड़ेगा।
जिन बच्चों का घर दूर है नहीं आ रहे तो भी कुर्सी टेबल पे बैठना है, क्योंकि 2 से 5 बजे कुर्सी टेबल मिलेगी, ऐसी फट्टे वाली, गद्दी वाली नहीं मिलेगी जो घर वाले हमें दे देते हैं। एसी रहता है सर, पेपर स्कूल में होता है और एसी भी नहीं रहता। उनके हाथ में एसी नहीं रहता। गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर पड़ता है, वहाँ पे कोई एसी नहीं रहता। रिपीटर है ये। हाँ आईसीआई तुम्हें 1000 रुपए में 1100 रुपए में एसी भी दे दे हैं। सर 10,000 भी तो नहीं है। हाँ सर हम 10,000 से सेंटर नहीं लगा सकता। सर 1500 लिए हैं सर। चलो भैया, अगर तुम एसी में बैठ के पढ़ते हो तो पर ये सोच के जाना वहाँ एसी नहीं मिलेगा, तो 2 से 5 एसी में मत पढ़ना, 3 घंटे घर वाले एसी का बिल बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर, किन किन जगहों पर माना जाता है, चलिए सत्संग समाप्त करते हैं, प्रसाद ले लो। किन किन जगहों पर माना जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से हमें कोई ना कोई रिश्तेदारी निकालनी पड़ेगी, तभी तो सामने वाले भी इमोशनल करेंगे हम। नौकर और मालिक पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, यानी मालिक नौकर पे करता है। इनकम टैक्स विभाग वाले इनकम टैक्स एसएससी पर करते हैं। प्रिंसिपल स्कूल में टीचर पे करता है। एक बाबा जी अपने चेले पर करते हैं, एक वकील अपने क्लाइंट पर करता है, एक गार्जियन अपने बच्चे पर करता है, यानी माँ बाप अपने बच्चे पर करते हैं, एक डॉक्टर अपने पेशेंट पे कर सकता है। ये सभी वो रिश्तेदारी है जहां पे आप सामने वाले को इमोशनल करके पैसा बना सकते हो इमोशनली। और एग्जाम में ये आ जाता है। अनफेयर अनकॉन्शनेबल बार्गेन भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है, जैसे कि ये पहली बार जब आया तो जज साहब ने कहा भाई ये तो प्योर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, प्योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक विडो को ये कह के उधार दे देना कि ब्याज 100% होगा, तो जज ने कहा भाई 100% तो कोई मजबूरी में भी नहीं लेता किसी से, मजबूरी में किसी 50 ले ले, है ना भैया। बैंक में तुम्हें लोन मिल रहा है 15% ब्याज पे, तुम मुझे कह रहे हो सर बैंक में लोन 1 हफ्ता प्रोसेस लगेगा, मुझे आज चाहिए, आप दे दो, तो भाई मैं तुमसे कितना ले लूं, 15 का 20 ले लूं, 25 ले लूं, 100 लेना कोई अच्छी बात है क्या? तो जज साहब ने कहा इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइडेबल। विडो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकती है, ठीक है। अगले रुक जाओ, अगले उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन एग्जाम में आने वाली बात ये होती है, मार्केट में रेट चलता है 15 से 26, मैंने तुमसे ब्याज चार्ज कर लिया 30, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है? नहीं जज साहब ने कहा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना ऊपर नीचे तो भाई चलता है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही क्या है, बहुत ही टाइट है, स्ट्रिंजेंसी है। लेकिन 70 से आप बताए थे ना, जो 70 से ज्यादा होंगे तो जज साहब ने कहा मोटा मोटी ये मान लो 75 से 100 अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैटेगरी में आता है, तो बीच में नहीं आ जाएगा, 35 से 75 के बीच में आएगा तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानना। एक गुरुजी कह रहे तुझे मोक्ष दे दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, गुरुजी को खुद मोक्ष ना मिलना, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक अंकल जी कह रहे हैं 2% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी कंपाउंड। अबे 2% पर मंथ, वो भी कंपाउंड करेगा, जान ले लो किसी की। जज सामने का अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट 19 में नहीं लिखा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट 19A में लिखा। जज सामने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ठीक है ना, राइट। सेम बात, जज अगर चाहेगा तो कंडीशन के हिसाब से वो वॉइडेबल हो जाएगा। अनुष्का शर्मा को प्रूफ करना है कि पापा ने क्या किया, पापा ने मेरी इच्छा को डोमिनेट किया और मेरी इच्छा को डोमिनेट करके जबरदस्ती की बेकार की ट्रांजैक्शन में मुझे डाल दिया और सूरी से शादी करा दी। पापा जिंदा होंगे तो पापा कोर्ट में बोलेंगे मैंने अपनी बेटी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, ना मैंने उसके ऊपर कोई अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन करी है। दोनों पार्टी अपना अपना मत रखेगी, जो ज्यादा मजबूत होगा जज उसके फेवर में फैसला दे देगा। फिर आया भैया इन दोनों में बहुत बढ़िया डिफरेंस तुम्हारे नोट्स में, ये फिजिकल टॉर्चर होता है, ये मॉरल होता है। फोटो सब कुछ बयां कर देती है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं है, एक अनजान अनजान के ऊपर ही धमकी देता है। इसमें रिश्तेदारी होना, और अच्छी बात क्या है, दोनों ही क्या है 19 एसी का था दोनों का, 19 एसी को डेवलप। ये है सेक्शन 19 में, अभी पढ़ा है, अभी भूल गए ना लायक।
और एंड्यूल इन्फ्लुएंस है 19 में। फिर आया भैया ताजमहल, बंटी बबली ने कहाँ बेच दिया है? ताजमहल। अब बताओ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या धमकी? सर ना अनड्यू इन्फ्लुएंस ना धमकी। किसी को धोखाधड़ी छुपाकर चिपका दिया जाए माल, तो वो क्या आता है सर? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है एक पार्टी या तो खुद या दूसरे की सहायता या अपने एजेंट से सामने वाले पार्टी को क्या करती है? चीट करती है। क्या करती है? यानी डिसीव का मतलब होता है चीट, और विलफुली मतलब जानबूझकर। ठीक है, डिसीव मतलब चीट अनदर पार्टी, तो वो क्या कहला जाएगा? फ्रॉड। याद आ जाएगा डेफिनेशन। बंटी खुद बंटी बबली की सहायता से या अपने एजेंट के द्वारा ताजमहल बेच देता है किसी और को और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताजमहल का, तो ये ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड की नजरों से देखा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल। फ्रॉड में ऊपर जो लिखा वो तो ठीक है, फ्रॉड में इंक्लूड होता है सबसे खतरनाक डेफिनेशन, शायद इससे ज्यादा टाइम मैंने इस चैप्टर में किसी और टॉपिक पे लगाया ना हो, कम से कम आधा घंटा लगाया इस टॉपिक पर। A suggestion as to fact which is not true by the one who does not believe it to be true। अपने नोट्स खोल के देखो, हिंदी में लिखी है बात। एक ऐसी बात जो झूठ है, कोई ऐसी बात जो झूठ है, हाँ, वो एक ऐसी पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है, हाँ, जो खुद बिलीव करता है कि झूठ है। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक ऐसी बात जो झूठ है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जाती है जो खुद जानता है कि वो झूठ है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। अ सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। झूठ मतलब नॉट ट्रू बाय द पर्सन who believe it is not true, जो खुद बिलीव करता है कि सच नहीं है। True sir, believe it to be true. Who does not believe it to be true? Who does not believe it to be true। जब मुझे खुद पता होगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, तभी तो तुम्हें क्या करूंगा? धोखा करूंगा। बंटी को खुद पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ताजमहल बिक सकता है, तभी तो सामने वाले को बोल रहा है। एक ऐसी बात जो झूठ है, बोलने वाला खुद जानता है कि झूठ है, तभी तो धोखा होगा। अगली बात, एग्जाम्पल सेम लिखा है, इसलिए जानबूझकर कोई चीज छुपा लेना, इसका केस है। ये अकाउंट्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ससुरा तुम अकाउंट्स में पढ़े कि नहीं पढ़े हो कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस भी देखना पड़ता है। तुमने प्रोस्पेक्टस में इशू करके ये बोल दिया असेट है, लायबिलिटी है ही ना हमारे यहाँ। अरे तो धोखा नहीं है। पता लगा भैया तुम्हारी असेट थी 1000 करोड़ की, लायबिलिटी थी 1500 करोड़ की, तो असेट दिखा के बहका लियो। जज साहब ने कहा ए पीक भैया क्या है ये? फ्रॉड। फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइडेबल। ठीक है, समझाएंगे बात? एक ऐसा वादा करना जिसे तुम्हें खुद पता है तुम निभाओगे नहीं। ठीक है, कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, चांद तारों के नहीं पागल हो रहा है। कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, पता है कौन सी? बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी कराते थे। अगर हिमांशु ने अपनी छोटी गुड़िया की शादी, है ना, अपने दोस्त के गुड्डे से कर दी, तो दोस्त और समधी समधन हो गए, समधी, और हिमांशु ससुर बन गए हैं क्या? हैं? जिंदगी भर का नाता जोड़ लियो? ए भैया बताओ, नहीं ना। जज साहब कह रहे हैं भैया गुड्डे गुड़िया का खेल रियल लाइफ में कब खेलने लगे तुम? एक इंसान ये बोल रहा है कि मैं शादी तो करूंगा तेरे से, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप की शादी होगी, लेकिन फिर भी मेरी जो इंटेंशन है वो तेरे हस्बैंड बनने की नहीं है। अबे तो भ्या काय कर रहे हो भाई? गुड्डे गुड़िया खेल खेल रहे हो कि जिसमें दोनों को पता होता है शादी के तरीके से पार्टी तो हो रही है, लेकिन गुड्डे गुड़िया के हम सास ससुर नहीं है कि नहीं बात? तो जज साहब ने कहा अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इज फ्रॉड, फिटेड टू चीट, है ना, ये क्या होगा? फ्रॉड। कोई भी ऐसी बात जो तुम चीटिंग के बराबर मानो, फ्रॉड होगा। एक ऐसी बात जो लॉ खुद स्पेशली बोल दे, धोखा है। केस बताया ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है, कभी भी तुम प्रॉपर्टी बेचोगे और तुमने छुपा लिया, दीवार टूटी है, छत टूटी है, तो ये छुपाना भी क्या है? फ्रॉड के बराबर है, क्योंकि दूसरे एक्ट ने इसे फ्रॉड बोला है, तो कॉन्ट्रैक्ट करा, मेरे यहां भी क्या होगा? अगर फ्रॉड हो रहा है तो पांचों बातें प्लस में प्रूफ कर देनी है। याद आ गई बात? फ्रॉड कैसे होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उसके साथ ही तो होगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुमसे फीस ले रहा हूं, फिर तुम्हें पढ़ाना बंद कर दिया, तो मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फ्रॉड है।
पार्क में कोई आंटी टहल रही है, उनके साथ कैसे फ्रॉड हो जाएगा ये? जब क्यों पढ़ती नहीं यहां पे? बात मैंने तुमसे झूठ बोली हो और झूठी बात फैक्ट की हो, ऐसी बात जो आपस की बातचीत हो, लॉ में ना लिखी हो। लॉ में लिखी होगी तो फिर तो पता लग ही जाएगा। तुम्हारे साथ सच में चीटिंग हुई हो और उस चीटिंग से तुम्हें क्या हुआ हो? लॉस हुआ। अगर ये पांचों बातें पूरी हैं तो तुम मेरे ऊपर फ्रॉड का केस करना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है मुन्ना मुन्नी, याद आ गई बात? अगली बात सर, वही वाली बात, सेम केस, झूठी स्टेटमेंट दिखा के शेयर इशू कर दिए, फ्रॉड माना गया। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैं तुम्हें एक सामान बेच रहा हूं जो पहले से क्या है? गिरवी रखा है। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? और मैं कह रहा हूं अरे सब ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें छुपा रहा हूं बात की मैंने सामान गिरवी रखा है। रिप्रेजेंटेशन मुद्दे का होना चाहिए, ओपिनियन स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ चीटिंग होनी चाहिए और चीटिंग से तुम्हें लॉस होना चाहिए। ये आया केस तुम्हारा नवंबर। रिप्रेजेंटेशन मुद्दे की बात करना चाहिए, ओपिनियन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा करना चाहता हूं हिमांशु भाई, मैं तुझे ना इतनी फीस में पढ़ाना चाहता हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट ही नहीं है, फैक्ट क्यों नहीं चाहिए? हिमांशु पढ़ाऊंगा, लॉ की फीस 10,000 रुपए, ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट है। तो मुद्दे की बात का झूठ बोलना है ना? कर सकता हूं, ऐसे करूंगा ये नहीं। नवंबर 2022 में आया, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तोप खरीदी, याद आ गया तोप की कहानी? आलू वाला ना? हाँ आलू वाला, अरे बहुत बढ़िया, याद आ गया आलू वाला? लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया क्या था? पूरा डिफेक्ट नहीं था, उसने छिपाया था, आलू ने, नहीं चला। बहुत सिंपल केस, बच्चा 100% एग्जाम में गलती करता है और इसलिए ये पूछा जाता है। केस का नाम मैंने कहा था, इसे जीकेपीएल कर लेना। केस का नाम, आलू ने बालू को तोप बेची और डिफेक्ट छुपा लिया। बालू ने खरीद लिया बिना चेक करे, बालू ने तोप चलाई, उसके घर में फट गई, आधा घर साफ। बालू ने केस कर दिया आलू के ऊपर कि इसने धोखा दिया है, तोप में छेद हो रहा था जिसकी वजह से गोला यहीं फट गया और छेद को छुपा के इसने क्या किया? धोखाधड़ी की है। 99.99% बच्चा कहता है कि बालू जीतेगा क्योंकि बेचारे का घर सामान सब उड़ गया, चोट लग गई, आलू नहीं जीतेगा। लेकिन आलू यहां पे केस जीतेगा। जज साहब ने पता क्या बोला? ये बता ए बालू, तो तुम्हारे घर में फट गया है, तो तुम्हें ये कैसे पता लगा कि इनने चीटिंग करा है? सर बाद में पता लगा इनने छेद में या ना प्लग लगा दिया, चूना लगा दिया। ये तुमने तब चेक किया? बालू ने कोर्ट में ये गवाही दे दी, मैंने तब चेक नहीं किया। जज साहब ने कहा अबे ससुरा, जब जागो ग्राहक जागो ही नहीं लगता तो तुम इल्जाम काहे लगा रहे हो? जज साहब ने कहा एक्टिव कंसीलमेंट से चीटिंग तब मानी जाती है जब तुमने उसकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से की हो। एक बात बता, अगर ये छेद छुपाता नहीं तो तू तब भी खरीदता, तो क्योंकि चेक तो तुझे करना नहीं था। इसलिए जज साहब ने बोला जागो ग्राहक जागो लगता है फ्रॉड के केस में भी। ये लिखी बात, होश में पढ़ लो। आलू तब भी क्या करता? तो खरीदता इवन इफ नो प्लग हैज बीन पुट। अगर छुपाई नहीं जाती गलती तो भी आलू क्या करता? खरीदता, क्योंकि चेक तो उसे करना नहीं था। तो फिर फ्रॉड तेरे साथ फ्रॉड कहां हुआ? फ्रॉड तो जब होता जब चेक करके। एक्टिव कंसीलमेंट, क्या कोई एक्टिव कंसीलमेंट हुई है कि नहीं? बात बोलो। अब तुम मेरी दुकान पे जीन्स खरीदने आए, मैंने फटी हुई जीन्स तुम्हें बेच दी। कौन सी जीन्स बेच दी? फटी हुई। तुमने कहा अरे सर पैक कर दो, तो मैंने छुपाया ही कुछ नहीं, पर तुमने चेक नहीं किया तो भैया तुम हारोगे। कोई फ्रॉड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल? इधर बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। इसके बाद क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट, आप ये सब चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, एक मिनट जाओ, कॉन्ट्रैक्ट से डैमेजेस ले लो और सामने वाले को बोलो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल छोड़, डैमेजेस छोड़, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस दे मुझे। अगला टॉपिक, क्या खामोशी का मतलब फ्रॉड होता है? नहीं होता। जागो ग्राहक जागो लगता, अभी ऊपर पढ़ाया। हर एक ग्राहक की जिम्मेदारी है सामान को देख रेख के खरीदे। अगर सामने वाला चुप है तो वो फ्रॉड नहीं है। तुमने कहा भैया
सेक्टर 62 किधर पड़ेगा? वो मुस्कुरा रहा है। फिर तुम कह रहे हो इधर चला जाऊं, वो मुस्कुरा रहा है। पता लगा 62 की जगह पहुंच के ग्रेटर नोएडा, तुम भगे भगे वापस चले, वो इंसान तुम्हें फिर मिल गया मुस्कुराता हुआ, तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली। अबे भाई मेरे, मैं कह रहा 62 चला जाऊं उधर, तू मुस्कुरा रहा है। अबे उल्टी डायरेक्शन में 62, तू कहां भेज दिया मुझे? वो फिर मुस्कुरा रहा है। गलती उसकी है, गलती तुम्हारी है। खामोशी का मतलब, जज साहब ने कहा ओ भाई, किसी सामने वाले पर्सन की कोई ड्यूटी नहीं है बोलना, क्योंकि खामोशी का मतलब फ्रॉड नहीं होता। ये लिखी बात, ठीक है। ए ने बी को ट्रेड किया, प्राइवेट इंफॉर्मेशन से प्राइस चेंज हो गया, उसने बताया नहीं, खामोशी का मतलब फ्रॉड नहीं होता। ये केस आया कौन सा? ड्राइवर वाला। भैया मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा गाड़ी जानता है चलाना? वो कह रहा सर गाड़ी चलाई है, बहुत चलाई है, दिल्ली के चप्पा चप्पा याद है सर, कल आ जियो। टेस्ट ड्राइव दी उसने, बढ़िया लगा, मैंने रख लिया। पता नहीं उसके बाद लाइसेंस नहीं निकला, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो मैंने कहा भाई तेरे पे लाइसेंस नहीं, बताया नहीं? उनने कहा सर आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। उसका ना बताना क्या फ्रॉड होगा? जज साहब ने बोला खामोशी का मतलब फ्रॉड नहीं होता। अब तुम उसके ऊपर केस नहीं करते, तूने बताया नहीं। पिग वाली बात याद आ गई? पिग सभी स्वाइन फ्लू फीवर के साथ बेचे जाते थे, बेचने वाले ने ये नहीं बताया इस पिग को स्वाइन फ्लू है, तो जज साहब ने कहा खामोशी का मतलब फ्रॉड। अगली बात आती है इंपॉर्टेंट, ये तो बताओ खामोशी का मतलब कब फ्रॉड होगा? बिल्कुल सही बात। अगर भरोसे का रिश्ता है तो बताओ तुम्हारा मेरा भरोसे का रिश्ता है या नहीं है? क्या टीचर का प्रिंसिपल का भरोसे का रिश्ता है या नहीं है? या माँ बाप का बच्चों का है या नहीं है? ये भरोसे का रिश्ता वही है जो हमने अभी एंडो इन्फ्लुएंस में पढ़ा है ना, भरोसे का रिश्ता। क्या गुरु चेले में भरोसे का रिश्ता है या नहीं है कि नहीं? क्या डॉक्टर क्लाइंट, डॉक्टर और पेशेंट में भरोसे का रिश्ता है या नहीं है? बोलो। अगर भरोसे का रिश्ता है तो वहां खामोशी का मतलब फ्रॉड माना जाएगा। केस का नाम कौन सा है? ये वाला। ए ने कहा बी को कि मैं बेचूंगा हॉर्स, जो ए को पता है हॉर्स क्या है? पागल घोड़ा है। बी देखो कौन है, बी उसकी बेटी है। अगर बी बेटी है तो भरोसे का रिश्ता हुआ नहीं हुआ? तो बी और ए पापा और बेटी है, तो ए जो अपनी बेटी को ही बेच रहा है, मौत के मुंह में धकेल रहा है। तो जब सबने कहा ओ भाई अपने बच्चों के साथ कौन मजे लेता है ऐसे? तो तुम्हारी ये ड्यूटी टू स्पीक बनती है, क्या करो? अगर वहां पापा चुप है तो यहां खामोशी का मतलब क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। अरे भाई इधर उधर मेरे पास टाइम नहीं है इधर की बात करने का, ठीक है। अगली बात, एक ब्रोकर है, तुमने उससे शेयर खरीदे, भरोसे का रिश्ता हुआ नहीं हुआ? अगर ब्रोकर ने कोई भी बात शेयर होल्डर से छुपाई है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। अगला, इंश्योरेंस में अगर कोई बात छुपा ली जाए फ्रॉड है। शादी में अरे भैया बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, पान पराग पान मसाला। भैया शादी में अगर भैया ये बात भी बताई जाती है कि बारातियों का स्वागत पान बाहर से होगा, तो बड़ी बड़ी बातें तो भैया छुपानी पाप है, पाप है कि नहीं बात? राइट, कि भैया लड़का इतने की नौकरी करता है, लड़की इतने की नौकरी करती है, चाहे वो निठल्ले हो दोनों, है ना। तो भैया शादी में कोई बात छुपाई फ्रॉड के बराबर। फैमिली सेटलमेंट समझ गए? एचयूएफ के ब्रेक होने पर अगर कोई बात छुपाई तो क्या होगा सर? फ्रॉड के बराबर। और ऊपर फिड्यूशियरी रिलेशन आ गया। फ्रॉड कब माना जाता है? जब आपकी साइलेंस इक्वल टू स्पीच होती है। अब जैसे तुम्हारे मेरे केस में देखो, तुमने बोला सर मंडे क्लास है लॉ की रिवीजन, नहीं टाइमिंग पता है तुम्हें, मैं चुप हूं, तो यहां मेरी ड्यूटी टू स्पीक बनती है नहीं बनती है कि नहीं बात? तुम प्योर वेजिटेरियन मेरी तरह है, अब तुम भैया रेस्टोरेंट में जाके बोल रहे हो भैया भैया अजीब अजीब सी जिस लिखे मन चाओ चाओ चाओ, भैया वेजिटेरियन है ना, वो चुप रहा है, चुप मुस्कुरा रहा कौन? वेटर। तो उसका चुप रहना क्या होगा? इक्वलेंट टू स्पीच। उसका मुस्कुराना तुम क्या मानोगे? नॉन वेजिटेरियन है वो। तो जज साहब ने कहा कि अगर बी ए को पूछ रहा है, हाँ बी ए को पूछ रहा है कि भाई हॉर्स साउंड है, तो ये उसकी ड्यूटी टू स्पीक है कि हॉर्स साउंड है या नहीं है वो बताए। मिसप्रेजेंटेशन,
एक ऐसी बात जो झूठ है, इसका एग्जाम्पल कौन सा दिया था? ओ स्त्री, भूत वाला ना। एक ऐसा बंदा जिसके साथ कोई भूत प्रेत की घटना हो गई हो और उसे यकीन है कि भैया भूत प्रेत होते हैं, लेकिन वो मुझे और तुम्हें बता रहा है, हम कह रहे पागल हो रहा है, दिमाग में चला मेरे को वैसे रात में बहुत डर होता है कि नहीं बात? जो वो बोल रहा है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? वो दुनिया के लिए झूठ बोल रहा है, अपने लिए सच बोल रहा है। तो जो लोग अपने लिए सच बोलते हैं पर वो बात दूसरों के लिए झूठ होती है, उसे बोलते हैं एक ऐसी बात जो झूठ है कि भैया भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल स्त्री होती है, लेकिन बोलने वाले को बिलीव है कि वो सच बोल रहा है। हिंदी बोलो जरा। एक ऐसी बात जो झूठ है एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जाती है जो खुद जानता है कि वो सच है, जो खुद ये बिलीव करता है कि मैं सच बोल रहा हूं भाई, है ना? हाँ, ये रे इन सब में कॉमन चीज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, बिलीव। बोलने वाले को बिलीव है कि इतना गेहूं उगेगा, तो वो फ्रॉड नहीं है, क्या है? मिसप्रेजेंटेशन है। बोलने वाले को बिलीव है कि ये बंदा डायरेक्टर बनेगा, तो ये क्या है? मिसप्रेजेंटेशन। बोलने वाले को बिलीव है कि ये इंजन बढ़िया दनादन सुपर डुपर काम करता है, तो ये फ्रॉड नहीं, मिसप्रेजेंटेशन है। बोलने वाले को बिलीव है, किसको बिलीव है? अगला, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये मैंने तुम्हें बताया फ्लिपकार्ट वाला केस, याद आ गया? फ्लिपकार्ट को किसने टेक ओवर किया? फ्लिपकार्ट को किसने टेक ओवर किया? वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर कर लिया, कई साल हो गए। फ्लिपकार्ट ने बोला वॉलमार्ट से, भाई हमारी कंपनी ले लो, माला माल हो जाओगे, हमारी एक दिन की सेल 1 करोड़ की है, एक दिन की। जब 1 करोड़ की सेल थी तब जनवरी चल रहा था, जब ये डील फाइनलाइज हुई, जब बातचीत हुई जनवरी चल रहा था, जब ये डील फाइनलाइज हुई जब जुलाई आ गया, जुलाई में 1 करोड़ की सेल घट के रह गई 20 लाख। फ्लिपकार्ट वालों ने ये बात जानबूझकर नहीं, बस गलती से बताना भूल गए। तो जज साहब ने बोला अगर कोई बात जो पहले ठीक थी बाद में झूठ हो गई और सामने वाला आपको गलती से बताना भूल गया कि 1 लाख की सेल 20 लाख रह गई, 20 लाख अनइंटेंशनली वो बताना भूल गया, अनइंटेंशनली ये बात उसने प्रूफ कर दी, तो हम ये बोलेंगे वॉलमार्ट तुम्हारे साथ धोखा नहीं, तुम्हारे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। याद आ गई बात? ये हमारा फ्लिपकार्ट वाला केस मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर अगला आता है सर सब्जेक्ट मैटर इनोसेंटली सल्फर वाला केस। एक बंदे ने बोला पूरे 300 एकड़ में जरा सी भी सल्फर नहीं डाली गई है, लेकिन बाद में पता लगा 5 एकड़ में सल्फर थी। तो जज साहब ने कहा जमीन बेचने वाले ने धोखा नहीं किया, धोखा करता तो वो 300 में से 300, 200, 150 एकड़ में केमिकल मिला था, गलती से 5 एकड़ में केमिकल रह गया। तो जज साहब ने क्या बोला? ये रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं है। क्योंकि सामने मेन बात प्राइमरी मतलब मेन बात यही थी कि सल्फर नहीं होना चाहिए। 19 में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, या आप कह सकते हो भैया कैंसिल छोड़ तो काम पूरा कर दे बस, ठीक है। 19 में क्या लिखा है? साथ साथ इन तीनों चीजों में क्या नहीं होता सर? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कैंसिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ट्रुथ सत्य ढूंढने के सारे साधन पता है, तुम इग्नोर कर रहे हो मिसप्रेजेंटेशन को, अरे कर दे पैक जो होगा देखेंगे, या फिर तुमने उसका मजा ले लिया मोटरसाइकिल वाला क्वेश्चन, याद आ गया? क्लास में मैंने कहा था एग्जाम में आता है क्वेश्चन, मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल बेची ये कहकर इंजन बहुत टकाटक इंजन है भाई इसका, है कि नहीं बात? रॉयल एनफील्ड 1980 का मॉडल विंटेज, इंजन में इतनी पावर है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। पता लगा इंजन बंद, तुमने मुझसे रिपेयर करा लिया इंजन, तो जज साहब ने कहा अब ये क्या है? अब ये ना मिसप्रेजेंटेशन है ना फ्रॉड है, क्योंकि तुमने उसका क्या ले लिया? मजा ले लिया, रिपेयर करा के मजा ले लिया। तो आप खाने वाला बताए थे, मिठाई वाला। हाँ मिठाई वाला बताया, ठीक है ना, राइट। और इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, ये आपको पता ही है, ठीक है भैया आदर्श भैया, ठीक है।
मिस्टेक बताओ, मिस्टेक कितने प्रकार की होती है? दो, एक मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ। मैटर ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल मिस्टेक को हमने क्या नाम दिया था? एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत। बलिया से बहुत मोहब्बत है उसे, सीए बन के ही जाए। हिमांशु ने कसम कही सीए बन के हाथ मांगूंगा सर उसका मैं। लेकिन मुझे बताओ, और दो बायलेटर का मतलब क्या होता है? दो तरफा मोहब्बत। सच्ची कौन सी होती है? इश्क। इश्क सच्चा वही जिसे मिलती नहीं मंजिलें। एक तरफा मोहब्बत क्या? वैलिड। इसका मतलब पता क्या हुआ? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। दो तरफा मोहब्बत सच्ची नहीं होती तो क्या होती है? वॉइड। इसलिए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड। यूनिलेटरल क्या होते हैं? वैलिड। तुम्हें सारी बातें याद आ चुकी हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ, या तो इंडियन लॉ की मिस्टेक होगी, फॉरेन लॉ की मिस्टेक होगी। फॉरेन लॉ की मिस्टेक हम कहते हैं कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पर इंडियन लॉ की मिस्टेक वॉइडेबल नहीं होती है। इंडियन लॉ की मिस्टेक या तो वैलिड होगी या फिर वॉइड होगी। फॉरेन लॉ की मिस्टेक को किसके बराबर मानते हैं? इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। याद आ गई बात? इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है? बायलेटरल मिस्टेक, दो तरफा मोहब्बत, बी से 20 और बी से बायलेटरल, बी से 20 और बी से बायलेटरल, ऐसे याद किया था। सेक्शन 20 इज द बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों दो तरफा मोहब्बत। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। पढ़ के देख लो। ए ने कहा बी से घोड़ा बेचूंगा, जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे घोड़ा क्या हो चुका था? डेड। इसे ही हम बायलेटरल मिस्टेक बोलते हैं और इसे ही सेक्शन 56 में बोला जाता है। सेक्शन 56 में इसे क्या? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग थोड़ी है, एट द टाइम ऑफ बार्गेन बन रहे तो क्या है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ये मैंने वहां भी तुम्हें पढ़ाया है। दोनों ही मिस्टेक में है ना। नहीं, सेलर को तो लग रहा है जिंदा है, बायर को लग रहा है जिंदा है, तभी तो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो एग्रीमेंट करते तो वो मर चुका था और दोनों को ही नहीं पता था, तभी तो बायलेटरल मिस्टेक है। अगली बात सर, बायलेटरल मिस्टेक में पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस। कोई जिंदा है या नहीं है, ऊपर वाली कहानी। घोड़ा जिंदा है या नहीं है, दोनों को ही नहीं पता। दूसरा आइडेंटिटी। हाँ, दो तरफा मोहब्बत वॉइड होती है भाई, अभी तो बोला। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। हिंदी में क्या लिखवाया था? मैंने तुमसे बोला मेरी कार खरीद लो, है ना, मान लो 5 लाख में, ठीक है, लेकिन तुम्हें और मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन सी बेचने वाला हूं, तुम कौन सी खरीदने वाले हो। नहीं, दो है मेरे पास, वैगन आर दे दूंगा तुम्हें। तो क्या होगा सर? मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। कौन सी खरीदनी है? टाइटल, ओनर कौन। पता लगा भैया मैं एक दुकानदार हूं, मैं दुकान चलाता हूं, तुम मेरी दुकान पे मोबाइल खरीदने आए, है ना, मैं तुम मोबाइल की डील कर रहा हूं, पर मेरी दुकान पे जो बेचारा छोटू है वो कह रहा है सर क्या कर रहे हो, मैं बेच चुका हूं इसे। इसका मतलब सॉरी फॉर द टाइटल, ऑलरेडी किसी और को बेचा जा चुका है। वॉइड, तुम्हारा मेरा मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो कि पहले किसी और को बिक चुका है। क्वांटिटी, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट, बहुत ही बढ़िया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट। तुमने बोला सेंड 3 राइफल, नहीं इधर ध्यान दो, तुमने बोला सेंड 3 राइफल, सामने वाले तक पहुंची बात पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड द राइफल, यहां 3 को द से रिप्लेस कर दिया। तुमने सारी बेच दी 50 की 50, मुझे चाहिए थी 3, तुमने बेच दी 50। बायलेटरल मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। याद आ गया केस? हैंकेल वर्सेस पेपे। प्राइस, गलती से जो इतने डॉलर का काम होना था गलती से इतना लिख गया, और तुम्हें मुझे पहले से ही दोनों को पता है। अब मान लो भैया मैंने कहा लॉ की फीस है 10,000 रुपए, गलती से जो तुम्हें पर्ची दी गई उसमें 1 लाख हो गया। जज साहब ने कहा सर इंटर की फीस ले रहे हो पहले ही, तो जज साहब ने कहा सर ये आपको भी पता है बच्चे को भी पता है, वापस करनी पड़ेगी। बायलेटरल मिस्टेक एज टू प्राइस, उससे मिस्टेक हो गई कि लिख के दे दिया गया और आप कोई मिस्टेक हो गई, गलती से आपने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है ना, राइट। मिस्टेक एज टू क्वालिटी, मैंने मंगाया बासमती चावल, वो लिया है सेला चावल,
मैंने घोड़ा खरीदा रेस हॉर्स का, वो लिया है कार्ट हॉर्स। क्वालिटी, घोड़ा एक कलर का है लेकिन क्वालिटी डिफरेंस हो गई। जब सामने का भैया आपस में लड़की हो रहे हो, एक दूसरे के सर क्यों फोड़ रहे हो, पैसे वापस दो, घोड़ा वापस दो। गलती होगी दोनों से, क्या हो गया, सिंपल बात। बायलेटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी, है ना, जो फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो गया। याद आ गई बात कि भैया मैं तुम्हें अगले महीने प्लास्टिक बेचूंगा, सरकार ने प्लास्टिक क्या कर दी, बैन। यूनिलेटरल मिस्टेक, एक तरफा मोहब्बत क्या होती है सर, वॉइड। मैंने ये सोचकर चावल खरीद लिया कि ये पुराना चावल है, सिर्फ मैंने ये सोचा। तो वो ये बोलो कि ये बात होगा मैंने ये सोचकर कहा चावल पुराना है, दुकानदार ने भी कुछ नहीं बोला, दुकानदार ने बेच दिया क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। जज साहब ने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। तुमने पेंटिंग बेच दी, क्या बिलीव कर कर, क्या बिलीव कर कर, 1 लाख की, 10 लाख। तो ये खरीदने वाले की गलती है। वन साइडेड मिस्टेक क्या होगी सर, वैलिड। बात समझ में आ गई। वो लिखा नहीं सही है। अभी करेंगे क्वेश्चन, है ना, अभी मौका मिलेगा पूरा, बहुत छोटा चैप्टर। वॉइड होता है, वैलिड होता है, खुद से पूछो अब, क्योंकि मैं बता चुका हूं दो तरफा मोहब्बत। और जी सिंह गाना गा चुका है सही। भाई 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 हिमांशु, अगली बार अब एक शब्द भी बोला तो आधे घंटे के लिए क्लास से बाहर है। चैप्टर नंबर 6, भाई तुम्हारे पास होगा इतना टाइम, मेरे पास नहीं इतना टाइम कि मैं बैठे ही रह जाऊंगा। 5 मिनट वेट देंगे। 23 जज साहब ने लिख के बोला नीचे पढ़ने वाली सारी चीजें क्या है, चाहे वो कंसीडरेशन के नाम से हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट के नाम से हो, सारी चीजें क्या है सर, वॉइड। एक ऐसी बात जो किसी भी लॉ में क्या लिखी है, एक ऐसी बात जो किसी भी लॉ में मना है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, मना होने के साथ साथ हमारे यहां भी वॉइड है। चाइल्ड मैरिज एक्ट में लिखा है बाल विवाह गुनाह है, कॉन्ट्रैक्ट में भी बाल विवाह वॉइड है। गुनाह मत बोलो, वॉइड बोलो। मैरिज एक्ट में लिखा है एक हिंदू जो ऑलरेडी मैरिड है वो सेकंड विवाह नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी वो बोलता है सेकंड मैरिज का एग्रीमेंट वॉइड है। यानी कोई भी काम जो किसी एक्ट में पनिशेबल हो, किसी भी एक्ट में मना हो, कोई ऐसा काम जिसमें दूसरे एक्ट में सजा हो या किसी और एक्ट में मना हो, तो जो काम किसी मेरे बड़े भैया ने सजा के तौर पे बता रखा है, जिस काम को मेरे बड़े भैया भाई बहनों ने मना कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, वो मैं अपने यहां वॉइड कहता हूं। आईपीसी मेरे बड़े भैया ने बोला चोरी करने पे सजा है, तो चोरी का एग्रीमेंट कर लो आपस में तुम कि देख हम दोनों चोरी करेंगे, माल बांट लेंगे, मेरे यहां क्या है, वॉइड है। ठीक है ना, राइट। वो बोल रहा है किसी और एक्ट में, कंपनी एक्ट में लिखा है कि शेयर इशू नहीं करने, ठीक है, राइट, किसी मान लो अनसाउंड माइंड को या बच्चे को, तो मैं अपने यहां भी उसे क्या मानता हूं, वॉइड मानता हूं। ठीक है ना, ये दोनों एग्जांपल आपने पढ़ लिए मैरिज एक्ट के, ये लिखी बात। बच्चे की शादी मैरिज एक्ट में मना है, हमारे यहां वॉइड है। इस एक्ट में लिखा है एमआरपी से ज्यादा पे माल नहीं बेच सकते आप, अगर माल खरीदा बेचा गया है तो खरीद बेच वॉइड है। सर इसको समझाना है सही से, क्या आप कह रहे हैं किसमें, नीचे वाले एग्जांपल। हाँ, ये तो फेवरेट एग्जाम्पल है हमारा। हाँ तो मैं पूछ रहा हूं, कोई बताएगा इसमें क्या पढ़ा था। यस सर। हाँ, उसमें उसको मिला था टेंडर किसी को ग्रास काटने को, उसके पास एक दूसरा हल नहीं आया, लगा कि दे दो, उसने दे दिया, तो ये वैलिड होगा क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज का मतलब करती है। उसने याद आ गया हमको, उसने सर आप ना समझा, ऊपर से गया था बाउंस कर दिया। ये बोला सही है पर आखिरी में फंबल कर गया भाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आदर्श को बोला घास काटेगा,
अभी रुक जा, अभी बताऊंगा। इसी पकड़ के रुक जाना, इसी पकड़ के बुलाएंगे। रुक तो जा, अभी बताऊंगा। ठीक है, आदर्श ने बोला काटूंगा, वैसे ही मैं पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस में ये लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया ये लाइसेंस आदर्श का है, आदर्श किसी को आगे सेल या ट्रांसफर नहीं करेगा। आदर्श ने बोला हिमांशु को, तेरे तो काम ही घास काटने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा, चल भाई। हाँ, अब आदर्श कह रहा है भाई देख मेरे तो एग्जाम आ रहे हैं अगले महीने, तुझे तो पढ़ना है ना, तू घास काट ले मेरी बजाय। हिमांशु कह रहा है सही कह रहा है, कौन सा पढ़ लिख के मैं कलेक्टर बन गया, घास काट लेता हूँ। अब नहीं छूट रही, अब खुद लपेटे में आया ना, अब नहीं छूट रही ऐसी, दूसरे में कितनी दे रहा। अब आदर्श ने हिमांशु को लाइसेंस घास काटने का ट्रांसफर कर दिया और इससे पैसा भी ले लिया, और आदर्श ने यहां पैसा दे दिया लाइसेंस का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है लाइसेंस नहीं बेच सकते आप। जज जब ये केस लेके पहुंचा आदर्श कोर्ट में कि भैया मैंने तो बेच दिया, अब ये नाटक रायता फैला रहे, तो जज साहब ने कहा लाइसेंस में कॉन्ट्रैक्ट में तो तुमने लिख दिया लाइसेंस नहीं बेच सकता, फॉरेस्ट एक्ट निकाल पहले। फॉरेस्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि लाइसेंस आगे सेल नहीं हो सकता। तो जज साहब ने कहा दैट सेल ऑफ लाइसेंस बिटवीन आदर्श टू हिमांशु इज। तो जज साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला फॉरेस्ट एक्ट से ऊपर निकल जाओगे। अबे कोई कानून से ऊपर निकल जाओगे है मुन्नी, कानून से ऊपर निकल जाएगी है ना। अब तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम रेड लाइट तोड़ देंगे है ना, हमें कोई जुर्माना नहीं होगा। मतलब उस वाले में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था लेकिन फॉरेस्ट वाले में नहीं लिखा था, एक्ट में नहीं लिखा था, तो वही तो कह रहा हूं। अब तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ले, हम जब भी रेड लाइट जंप करेंगे हम दोनों आपस में फैसला कर लेंगे। अरे तो हम हमारे तुम्हारे रेड लाइट जंप करने से ट्रैफिक एक्ट को हम ओवर रूल कर देंगे, नहीं ना। इसी को बोला गया डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कैसे, केस आया बहुत बढ़िया, और ये आज भी लागू होता है केस, ये वाला सुनना ध्यान से, ऊपर वाली बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मैंने इसको बोला भाई को, जुल्फी अपने जुल्फी को, मैंने कहा भाई फीस देख लॉ की 10,000 रुपए। कह रहा सर मैं दे दूंगा, चिंता ही कर रहे हो। मैंने कहा सुन तो ले, तू मुझे फीस देगा, मैं बैंक में डालूंगा, ताई सीतारमन हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो मुझसे टैक्स मांग लेगी, फिर मैं टैक्स ही भरूंगा। तो कह रहा सर इसमें मैं क्या करूं, मेरी फीस आप कहोगे तो मैं आपको ही तो दूंगा। मैंने कहा एक काम कर, मैं जरा घूमने जा रहा हूं है ना। कह रहा कहाँ जा रहे हो सर, मैंने कहा यही यार आसपास के पहाड़ों पे है ना। मैंने कहा चलो मैं मसूरी जा रहा हूँ। मैंने कहा सर अब बताओ मैं चलूँ। मैंने कहा तुझे चलना नहीं है, पढ़ ले तू 10,000 रुपये मुझे देता ना, क्या कर ले, मेरे होटल का बुक कर दे 3 दिन का, 3-3,500 का कोई होटल होगा ना, 3 का बुक करते, 3 दिन का। वो कह रहे ठीक है भैया मुझे तो 10,000 देने हैं, मैं तुम्हें होटल देता हूँ। अब इस चक्कर में टैक्स नहीं मारा गया। सेम केस लॉ ये रहा। तो जज साहब ने कहा सर आपने डायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं करी, आपने इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी की है, इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अगर ये पकड़ी गई मेरी बात और इसने ये बोल दिया कि मैंने सर की टिकट बुक करा के फीस भरी है जो कैश में होती है, पर सर ने पता नहीं कि होटल मांग लिया, तो ये डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ होगा। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, और तुम्हें मुझे फीस, मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ये लिखी बात। ए कुड नॉट रिकवर द 750 एग्रीमेंट विद डिफ्रॉड द म्युनिसिपल अथॉरिटी। सेम, ठीक है। एक इंसान कह रहा है बालक को गोद ले ले है ना, और उसके बदले क्या लेंगे हम, बच्चा बेचोगे मतलब है, बताओ। कल को आदर्श के पापा कहना इसे खरीद लो, मैं पैसे दूंगा, है कि नहीं बात। तो क्या बालक बेच दें। तो जज साहब ने कहा भाई किसी के पास अगर बच्चा वेल्ला ही बैठा है तो उसे भाई, तो किसी निसंतान दंपत्ति को बेचने का नहीं है। क्या नहीं करना, यानी कि बालक को गोद देना एक ह्यूमन लेवल की बात होती है, यानी चैरिटी कह दो, दान कह दो कि भैया सामने वाले को है ना कोई संतान नहीं है, तो तुमने उससे वादा कर दिया कि चल ठीक है ना, संतान गोद ले ले मेरी, पर उसे बेचना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा बताओ, लिमिटेशन एक्ट में कितना होता है? 3 साल होता है, याद आ गई बात? अगर तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं कि हमारा बेड डेट 3 की जगह 5 साल में होगा, वॉइड है। कानून से ऊपर निकल जाओगे, लिमिटेशन एक्ट से ऊपर निकल जाओगे। हाँ, इमूवेबल 12 साल। फ्रॉडुलेंट, देखो इतनी खतरनाक बात, बंटी ने बबली को बोला ताजमहल बेचेंगे $300 मिलियन में। $300 मिलियन की डील हुई थी इस पिक्चर में, दिखाया भी था मैंने तुम्हें। उस अंग्रेज से क्या ले लेंगे? $300 मिलियन। अंग्रेज की नजरों से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हाँ, और बंटी और बबली का कॉन्ट्रैक्ट 50-50% बांट लेंगे, वॉइड। इसको यहां लिखा गया बात। सेम एग्जांपल, रोमियो मजनू से कह रहा है ना, स्मगलिंग का माल बेचेंगे, तो इन तीनों को आपस में स्मगलिंग का माल बेचना क्या होगा? वॉइड। चालू कह रहा है कि मैं अपने प्रिंसिपल का माल उसे बिना बताए बेच दूंगा, तो प्रिंसिपल के साथ क्या है? धोखा। तो ये क्या होगा सर? फ्रॉडुलेंट एज वेल एज वॉइड। अब सेक्शन 23 का धोखा और सेक्शन 17 का धोखा, डिफरेंस समझ गए? सेक्शन 17 इसकी नजरों से पढ़ा जाता है, जिसके साथ हुआ है। सेक्शन 23 का फ्रॉडुलेंट जिसने किया है। ये डिफरेंस है सेक्शन 17 के धोखे में और सेक्शन 23 के धोखे में। सेक्शन 17 का धोखा जिसके साथ हुआ है, सेक्शन 23 का धोखा जो कर रहे हैं। अगर तुमने कहा किसी को मार पिटाई कर देंगे, क्या होगा सर? फ्रॉड। और ये मार पिटाई खाली फिजिकल नहीं होगी, मेंटल भी होगी। ठीक है, तुमने भैया एक नौकर रख लिया, उसको बोला 2 साल तक बिना पगार के काम करेगा, तो उसको मेंटल टॉर्चर नहीं करने का। एक किसी लॉ के टीचर ने, XYZ लॉ के टीचर ने मेरे ही नोट्स अपने नाम से छाप दिए, जबकि मेरे नोट्स क्या है सर? कॉपीराइट है ना, और मेरी फोटो भी लग रही है, मेरी फोटो भी लगा के दे रहा है। ठीक है, तो जज साहब ने क्या बोला है? फोटो नैनीताल का है, नैनीताल का, नैना झील है पीछे। तो भैया ये क्या होगा? किसी और का कॉपीराइट बेचना क्या होगा सर? जो तुम YouTube पे कहते हो ना कॉपीराइट अटैक आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया, वो इसी लॉ की वजह से आता है, क्योंकि तुमने किसी और की वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी, उस दूसरे चैनल वाले ने तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट अटैक डाल दिया, और 4 अटैक के बाद YouTube चैनल बंद हो जाता है। तो वो इस लॉ की वजह से दिया है कि आप किसी और का किताब, किसी और का कंटेंट किसी और को बेचोगे तो वो वॉइड होता है। ठीक है ना? किसी को मार पिटाई करा, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, वॉइड। कोई भी ऐसा काम जो देश हित के खिलाफ है, वो क्या होगा? वॉइड। किसी को शादी करने से रोकना, वॉइड है ना। बेटी को बेच देना, वॉइड। हस्बैंड वाइफ आज कह रहे हैं आज मैं तुझसे शादी कर रहा हूं, लेकिन एग्रीमेंट में लिख दे 2027 में डिवोर्स ले लेगी, वॉइड। ठीक है ना, राइट। इलीगल सेक्स वर्क करना, वॉइड। फ्यूचर का मैरिज का वादा करना कि मेरी बीवी के लुढ़कती तो उससे वादा कर लूंगा। अबे तो जज साहब कह रहे इसका लुढ़काएगा तू, है कि नहीं बात? एक बंदा शादीशुदा है, वो लड़की दूसरे लड़के से या लड़का दूसरी लड़की से कह रहा है जैसी मेरी बीवी लुढ़केगी ना मैं तुझसे शादी कर लूंगा, या वो लड़की कह रही जैसे मेरा पति लुढ़केगा, है कि नहीं बात? बिल्कुल सैया पे लेटा हुआ है भीष्म पितामह की तरह, जैसे यू लुढ़का तेरे से शादी कर लूंगी मैं। तो उसका लुढ़कना तय है, तय। या तो तुम लुढ़काओगे या जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो लुढ़काएगा। जज साहब ने कहा पागल हो रहे हो, ये तो इनडायरेक्ट मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट है, इनडायरेक्ट मर्डर। तो ये ऐसे क्या होते हैं सर? वॉइड। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो जनता और देश की सोसाइटी के खिलाफ है? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी वो होता है जब लड़ाई हो जाती है। तो कई बच्चों को लगता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, दुश्मन देश नहीं है, पाकिस्तान हमारा फ्रेंडली ही देश है। दुश्मन देश की संज्ञा में वो जब आएगा जब वॉर होती है, लेकिन वॉर के दौरान तुम दुश्मन देश से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा? वॉइड। गवाह खरीदना कि मेरे खिलाफ गवाही मत दे, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा, वॉइड। ये लाइन मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन है। यू कैन नॉट मेक द ट्रेड ऑफ योर क्राइम,
तुम अपने क्राइम को बेच नहीं सकते। अबे समझ में आई ना बात? कल को मैंने कोई है ना लड़ाई झगड़ा कर लिया, ड्रग डीलिंग कर ली, तुम्हें उसमें फंसा लिया, फिर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ गवाही मत दियो। अबे तो मैं अपना गुनाह बेच रहा हूं तुम्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम बात, स्टिफिंग मतलब दबाना, खरीदना। लीगल मीनिंग होता है दबाना, किसी भी गवाह को मेंटल प्रेशर या पैसे से दबाना। ये लिखी बात कि भैया तूने मुझे मर्डर करते हुए देख लिया, 7 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे खिलाफ गवाही मत दियो। तो फिल्मों में यही तो देखते हैं हम, ये ले पकड़, इतना पैसा तेरा मुंह बंद रखने के लिए काफी है। समझ गए? ये वही डायलॉग लगता है, ठीक है ना। लेकिन पैसा या लेन देन उन चीजों के लिए चलेगा जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन्हें सोसाइटी गंभीर नहीं मानती, है ना। जैसे भैया किसी ने किसी के चांटे बजा दिए, फिर कह रहा सॉरी भाई गलती हो गई, मेरी तरफ से 50,000 रुपए, सामने वाला तैयार है। सोसाइटी से इतना गंभीर नहीं मानती, कहते हैं चल 2-4 चांटे खाने के 50,000 मिलने, क्या दिक्कत है, निपटा मैटर को। समझ गए बात? लेकिन कुछ अनकंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिसे सोसाइटी कहती है इसका लेन देन नहीं हो सकता। समझ ना बात? जैसे किडनैपिंग, किडनैपिंग में हमेशा किडनैपर कॉल करेगा भैया इतना पैसा लेके आ जाओ। सोसाइटी और देश का कानून ये कहता है भाई ये लेन देन मत करो, ये तो किडनैपिंग को बढ़ावा देगा। आज किसी का बच्चा किडनैप कर लिया, कल वो किडनैपर किसी और का किडनैप कर लेगा, है कि नहीं बात? ये कंपाउंडेबल मत करो कि पैसे दो और बच्चे को छोड़ दो, ठीक है। छोटे मोटे ऑफेंस चल जाएंगे, बात समझ में आ गई? तो अनकंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होंगे? वॉइड हो जाएंगे। मेंटेनेंस इम्पेंटिव तुम बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरे को पढ़ने तक अपने दुश्मन पर केस क्यों हो रहा है? सही बात। सलमान खान विवेक ओबराय वाला केस समझाया। विवेक ओबराय सलमान खान खुद लिखा भी है, विवेक ओबराय सलमान खान के ऊपर केस करने के लिए केडी पाठक को बोल रहे पैसा मैं दूंगा, तू केस कर सलमान पे। केडी पाठक होगा कोई? केडी पाठक का कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल सलमान खान से, पर वो तो क्यों केस कर रहा है? पैसा के चक्कर में। बाबू पैसा सबसे बड़ा रुपया। तो जज साहब ने कहे मेंटेनेंस। सुनना ध्यान से, चैंपेटी का मतलब होता है मैं गया मजनू भाई के पास, मजनू भाई मेरा घर जब्त कर लिया, खाली कर लो। मजनू भाई ने कहा नहीं करने का बोल, है ना, क्या कर लेगा। फिर मैं गया उदय भाई के पास, उदय भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अपने छोटे दिमाग, उदय भाई छोटे दिमाग में बात डाल ली, वो तुम्हारा छोटा भाई है ना मजनू भाई, उनने मेरा घर खाली कर लिया, 1 करोड़ रुपया लगेगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। भगवान कह दिया सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, शौहरत है, सब कुछ है, 1 करोड़ और चाहिए बस। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने पता क्या बोला? मजनू भाई मेरा घर खाली करा दो। घर खाली कराते ही उसे बेच के मैं तुम्हारा 1 करोड़ दे दूंगा, या घर का एक माला तुम्हारा, मेरे घर के 2-3 माले हैं, सबकी कीमत एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है, 1 माला तुम्हारा। इसे बोलते हैं चैंपर्टी। जीत की प्रोसीडिंग का पोर्शन मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब इंडिया में सबसे खतरनाक बात, इंग्लैंड में साफ लिखा है चैंपेटी मेंटेनेंस वॉइड, इंडिया में लिखा है वॉइड नहीं है। इंडिया में लिखा है इट इज नॉट एब्सोल्युटली वॉइड। इसको हम पढ़ के देखेंगे। अगर चैंपेट्री मेंटेनेंस, चैंपेट्री और मेंटेनेंस रीजनेबल है, क्या है, और अच्छे मोटिव से है, तो क्या होगा? वैलिड। अगर चैंपेट्री मेंटेनेंस अनरीजनेबल है, गंदा मोटिव है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वॉइड। सिंपल एग्जांपल, घर मेरा जब्त कर रखा है, मैं मजनू भाई का केस लेके उदय भाई के पास नहीं गया, मैं जॉली एलएलबी के पास गया, सर मेरा लीगल केस लड़ लो, जीत जाओगे तो मैं घर बेच के दे दूंगा। अब इसमें कोई मेरा गलत मोटिव है? मैं तो जो गुंडे लोग हैं जो पैसा जब्त कर लेते हैं उनके खिलाफ लीगल केस लड़ रहा हूं। तो जज साहब ने कहा दिस विल बी वैलिड। वकील को पैसा देना रीजनेबल है और अच्छा मोटिव है, लेकिन किसी भाई के लिए किसी बड़े भाई के पास जाना ये इलीगल काम, इसलिए इंडिया में छोड़ दियो कि इंडिया में कुछ लोग मदद कर देते हैं। और जॉली भी कह रहा है चल ठीक है पहले केस लड़ लूंगा, फीस बाद में दे दियो, जीत के बाद दे दियो। रिश्वत, पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी विभाग में रिश्वत देना क्या होगा?
बोलो वॉइड। भैया 10 लाख रुपए दे दो, रेलवे में नौकरी लगवा रहा हूँ भैया मैं आपके, वीडियो दिखाए थे ना। है ना, वॉइड। हाँ, मोनोपोली क्या होगा सर? ये तो इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं। पूरे शहर में एक ही सब्जी वाला, तो मटर लाख रुपए की बिकेगी और अंगूठी में फिर हीरा लगा होगा, मटर लगी होगी एंगेजमेंट में तुम्हारी। ठीक है, अगली बात, इंटरफेयर विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस मतलब जज। सीधा वकील वकील छोड़ो, जज कोई घूस खिला दिए हो, बिल्कुल हो रहे हो सैफ अली खान। मैं घोड़े पे नहीं, जॉकी पे ही पैसा लगाता हूं सीधा। जॉकी खरीद लिया, घोड़े तो दूर की बात। अब तो भैया इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ही तुम करप्ट बनाने की सोच रहे हो कि वकील वकील गवाह तो छोड़ो, जो जज बैठा है ना सीधा उसके घर पे जाके बोलो कल मेरे फेवर में फैसला देने के लिए कितना पैसा लेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही तुम करप्टेड बना दो। शर्म कर लो भाई। जज सामने का वॉइड है, पकड़े गए तो आईपीसी में सजा भी है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है, वहां जेल है, जज को भी और तुम्हें भी। अगली बात, शादी करवाने के अगर तुम किसी के पैसे ले रहे हो, ये मैट्रिमोनियल वाले पैसे नहीं लेते, मैट्रिमोनियल वाले से नंबर एक्सचेंज कराते, मैंने क्लास में बताया था। लेकिन विवाह फिल्म दिखाई थी मैंने तुम्हें, विवाह फिल्म में वो अंकल कौन थे जो शादी कराते है ना? पंडित जी अपना हाँ, टोपी लगा के जो आते हैं ना, वो कह रहे हैं कि भैया हीरोइन क्या नाम था उसका, पूनम, पूनम और शाहिद कपूर की शादी करा दो जी। अब जो अंकल बीच में है, चमन अंकल जो भी नाम था उनका, वो कह रहे हैं भैया शाहिद कपूर की शादी मैं कराऊंगा, इसकी लड़की की शादी मैं कराऊंगा, लेकिन शाहिद कपूर बढ़िया खानदान से है, मेरे बनते हैं 5 लाख रुपए। तो ये वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, किसी की शादी कराने का लेन देन नहीं कर सकते, भलाई में करो आप। तो इसे है पंडित भाई शादी नहीं करवाता, उसे मंत्र पढ़ता है, वो लड़का लड़की थोड़ी मिलवाता है, तो इसे उससे मत कंपेयर करो। शादी करवाने का पैसा लेना अलग चीज है, पंडित की वो सर्विस है, और मैट्रिमोनियल वाले भी सर्विस देते हैं, वो शादी नहीं कराते। तुम दोनों का शादी का गठबंधन नहीं कराते, किससे ही करेगा ना, वो कहते हैं भैया हाँ अगुआ, अगुआ एक दूसरे को वो करता है, तो अपना चाय लेता है ना, पूरे वर्ल्ड में तो वो गलत है। चाय लेता है आदमी सर। हाँ, अगर शादी कराने का ले रहे तो गलत है। इंटरेस्ट सपोर्ट भाई 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 प्लीज, वो अपना चाय लेता है पंडित जी से, तो वो गलत नहीं है। गलत है, गलत नहीं है कि गलत है? गलत नहीं है, पंडित जी के पैसे गलत थोड़ी है। पंडित जी मैं ये कह रहा हूं हिमांशु, मैं तेरी एक लड़की की शादी कराऊंगा, लड़की डॉक्टर है, कर हिमांशु कह रहा सर करा दो, मैंने कहा 5 लाख रुपए लगेंगे, ये गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं हिमांशु भाई, मैं जितना लॉ के टीचर हूं, जितना मुझे लॉ की लैंग्वेज याद है, उतनी मुझे संस्कृत भी याद है। तेरी शादी में तेरे विवाह के 7 वचनों का श्लोक मैं पढ़ूंगा। ये कह रहा सर आप पढ़ देना, 1 लाख रुपए लूंगा पंडिताई करने के, फेरे पढ़ने के। ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरे सर्विस चार्ज है, मैं शादी कराने के पैसे नहीं ले रहा। अब वो कह रहे कि मैं इतना रुपये लूंगा ये करवाने का, तो मुझे नहीं पता भाई अगुआ कैसे काम करता है। इधर ध्यान दो, इंटर सपोज टू पब्लिक, इतना कुछ आएगा भी नहीं। अब एक बात ध्यान दो, एक काम जो तुम्हें करना चाहिए उसी के तुम क्या ले रहे हो, पैसा, तो वो क्या है, गलत है। एग्जाम्पल सलमान भाई, सलमान भाई को पता है कि भैया उन्हें जो दान आया है वो गरीब बच्चों के भले के लिए लगाना है, वो अपनी ही ड्यूटी नहीं, हमारे दबंग में पैसा लगा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। ए मैनेजर है, कह रहा है तेरी फाइल जल्दी चला दूंगा, रिश्वत दे दे, तो ये क्या है, वॉइड। तुम्हारा जो काम है उस काम को करने के पैसे ले रहे हो भाई तुम, बात समझ आ रही है ना? सरकारी विभागों में यही तो होता है, वो वॉइड है। कंसिडरेशन अनलॉफुल पार्ट मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाया। सुनो भैया, मैं इधर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उधर पराग भैया हमारे सट्टा खेलने आईपीएल पे, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यहीं चलेगी, आंटी ने पुलिस बुला ली। तुम कह रहे हम तो पढ़ रहे हैं माई बाप, हमें काहे लपेटे हो? अरे सोच रहा हमें काहे लपेटे हो, तो एग्जाम है अगले महीने, जज साहब हमें छोड़ दो, छोड़ देंगे नहीं। जज साहब ने कहा भाई दरवाजा खुल रहा है, उधर का दरवाजा खुल रहा है, उधर सट्टा चल रहा है, तू यहां पढ़ रहा है, तुझे पता ही ना, तू इतना बेखबर है। अरे इतना तो कोई ब्रेकअप के बाद भी बेखबर ना होता डिप्रेशन में, उसे भी पता होता सट्टा चल रहा बगल में। तो जज साहब ने कहा ये एक
षड्यंत्र रचा गया है उस काम को करने के लिए, कि वहां सट्टा चल रहा है और हमें यहां दुनिया को दिखाना है कि पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई तो क्या है, दिखावा है। अगली बात, यहां हम पढ़ रहे हैं हमारी बिल्डिंग के चौथे माले पे सट्टा चल रहा है, तो हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि चौथा माला और बेसमेंट क्या है अपना, क्या है अपना, सेपरेट है। यह प्रूफ करना पड़ेगा सेपरेट है। ऑनलाइन जितने चलते हैं कैसीनो वगैरह ये सब इंडिया में लॉफुल है? हाँ, ये लॉफुल है। लॉफुल है जो ऑनलाइन चलता है, उन्हें गेम ऑफ स्किल के नाम से चलाया जाता है, हाँ। सट्टे के नाम से नहीं चलाया जाता, स्किल्स के नाम चलाया जाता है। नहीं एमपीएल वगैरह तो लीगल है, लेकिन कुछ कैसीनो वगैरह भी चलते हैं ना, वो भी गेम ऑफ स्किल्स के नाम चलाए जाते हैं। समझ गए भैया? हाँ, तो सेक्शन 24 ने क्या बोला, ये सारा का सारा कंटेंट क्या होगा, वॉइड। 24 के बाद आया 57। 57 ने क्या बोला रे, जल्दी पढ़ो। फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस वैलिड, सेकंड सेट ऑफ प्रोमिसेस अनलॉफुल। किराया वैलिड है, सट्टेबाजी का एक्स्ट्रा किराया इनवैलिड है। इसका कोड क्या लिखवाया था मैंने, 24 डीजे मैनेजमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। 24 डीजे 24 डीजे फिर मैरिज, फिर शादी, मैरिज। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। 24 डीजे फिर मैरिज क्या होती है सर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी का कोड था सेक्शन 24, ये आ गया। डीजे फिर मैरिज से मैंने ऊपर के सीक्रेट कोड लिखवाया था तुम्हें। ये क्या था तुम्हारा सर, सेक्शन 23, 24 और 57। अगला चैप्टर सर, अगला चैप्टर कहता है सर कुछ वॉइड एग्रीमेंट आप पढ़ चुके हैं, कुछ सर पढ़ाएंगे। जो रेड पेन से लिखे हैं ये सारे वॉइड एग्रीमेंट आप नहीं पढ़ चुके हैं, ये हमें पढ़ने हैं और ये नेक्स्ट चैप्टर है। ये कई बार ये क्वेश्चन आएगा 7 से 8 नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट द एग्रीमेंट विच आर वॉइड, राइट द एग्रीमेंट विच आर वॉइड। अब इन 12 में से कोई भी 7 लिखने हैं, विद केस लॉ लिखने हैं। चूज वो करना जिसके केस लॉ तुम्हें याद हो। माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ क्या एग्रीमेंट वॉइड, मिस्टेक बायलेटरल सेक्शन 20 से 20, कंसिडरेशन अनलॉफुल, पार्टली अनलॉफुल सेक्शन 25, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें आज पढ़ने हैं। तो 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आईसीआई के द्वारा और बीकॉम के द्वारा, कोई भी 7। सर आपने अभी कोरिलेशन सर वाले में सर इतना वो करके दिखा दिया, सर उसमें विदाउट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, मतलब जो कोरिलेशन इतना बड़ा जो आपने समझाया 3-4 पेज का भी कितना क्वेश्चन मॉड्यूल में ना 3-4 पेज में चेक खत्म है। 3-4 सर एक पेज में आधे पेज में खत्म, सर पूरा तो जैसे नोट्स में लिखा है बिल्कुल वैसे ही, जैसे तुम क्लास में लिखते हो बिल्कुल वैसे ही, विद एग्जांपल विद डेफिनेशन। अब वो मॉड्यूल वालों की गलती है, लेकिन जो मैंने डाल रखे हैं वो तुम्हारे सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। 100% कोई बात नहीं, 5:30 ही बजेंगे अभी। 100% क्वेश्चन, 100%, हाँ मुझे पता है। 100 पढ़ लेंगे भाई, पढ़ के जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन, भाई सुन ले भाई प्लीज, मुझे बोलने दो, बोलने के लिए आया हूं मैं। 100% ब्याज, कंपाउंडेबल ब्याज, गुरुजी कह रहे हैं मोक्ष मिलेगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, याद आया एंड इन्फ्लुएंस में। अब तुम्हारी आईसीआई बुक में एक लाइन में दे रखा है, पर ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे आईसीआई ने पूछे हुए हैं एग्जाम में। अब एक लाइन में आंसर में 4 नंबर मिल जाएंगे और तुम लिख दोगे आईसीआई यू हैव गिवन दिस इन 2 लाइन्स, देयरफॉर आई एम ऑल्सो राइटिंग जस्ट 2 लाइन्स, गिव मी 4 नंबर। तो लिखना वो पड़ेगा जो मैंने नोट्स में दे रखा है। इसलिए मैं कहता हूं आईसीआई की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट से पढ़ोगे फुल नंबर आएंगे। ज्यादा कवरेज है आईसीआई से, ज्यादा एग्जाम्पल है, ज्यादा केस लॉज है। अब ये आईसीआई की बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें,
लोई वर्सेस पियर। लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है कि इस केस लॉ से निर्णय आया था कि किसी को शादी करने से रोकना क्या होता है, वॉइड। और सबकी शादी कैसी होती है, स्पेशल होती है, इसलिए सेक्शन 26 स्पेशल 26। शाहिद कपूर ने करीना कपूर को बोला ये ले पकड़ 5 करोड़ रुपए, सैफ अली खान से शादी मत करियो। करीना कपूर ने 5 करोड़ भी ले लिए, सैफ अली खान से शादी भी कर ली। क्या पैसे वापस देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी को शादी करने से रोकना क्या है, वॉइड है। सामने वाला पूरा मजा ले सकता है। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, आरकेजी कोचिंग के ऊपर वाली बिल्डिंग में हिमांशु भैया ने खोल दी आरकेजी की जगह बीकेजी, बलिया कोचिंग क्लासेस। है ना? और अक्सर कह रहा है भैया जिस थाली में खाए हो ससुरा उसी में छेद कर दिए हो। अगर जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए, सही किए गलत किए? जज साहब ने कहा सही किए। सेक्शन 27 पढ़ लिए होगे ना ढंग से, तो कभी भी आंसर गलत नहीं दोगे एग्जाम में, सही छेद किए। सर लेकिन अगर हमारे नहीं भाई, इधर उधर की बात नहीं मत करो। आर्टिकल में लिखा है, सेक्शन 27 ऑफ कंटेंट में लिखा है, संविधान में लिखा है, किसी भी लीगल बिजनेस के बगल में लीगल सेम बिजनेस खोलो, उसकी बिल्डिंग में खोलो, ससुरा उसकी बिल्डिंग में खोलो, वो नहीं कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। संविधान में लिख दिया तो ये तो बालक है 27। जज साहब ने बोला एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना है, रोकने के लिए पैसा देना, क्या होगा, वॉइड होगा। इसके लिए भी अलाउ लेना पड़ता है कि इतने एरिया में कोई नहीं खोलेगा गवर्नमेंट की तरफ से परमिट। इधर देखो, ये केस इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। अब खाली बिजनेस का मतलब बिजनेस नहीं होता, यहां पे बिजनेस का मतलब नौकरी भी होता है। ब्रह्मपुत्रा टी ने एक अपने एम्प्लॉय को बोला अगर तू हमारी कंपनी छोड़ के जाएगा तो अगले 5 साल तक कहीं नौकरी नहीं करेगा। तो भीख मांगे वो, कटोरा पकड़ ले। तो जज साहब ने कहा क्या बोल रहे हो भाई, एग्रीमेंट वॉइड है, आप क्या कर रहे हो, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी को रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करना क्या है, वॉइड है। ठीक है। जैक्सन ने अपने एम्प्लॉय को बोला जब भी कंपनी छोड़ के जाएगा ना 800 माइल बोले तो 1200 किलोमीटर हो गया लगभग, 1200 किलोमीटर के रेडियस में, अबे 1200 किलोमीटर में बेचारा मध्य प्रदेश से यूपी पहुंच जाएगा और नीचे मध्य प्रदेश से तमिलनाडु पहुंच जाएगा वो। तो तुमने उसको पूरा भारत बैन कर दिया 1200 किलोमीटर के रेडियस में। जज साहब ने बोला रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तुम किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ना एरिया के अकॉर्डिंगली ना समय के अकॉर्डिंगली। सर जैसे ये पूरा मतलब ठीक ठाक बोला होता है इसमें कि 5 साल 6 महीने बाद, हाँ तो मैंने तब तो होता ना, थोड़ा बहुत तो लगा सकते हैं ना। थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, जैसे पराग सर ने मेरे पे लगा रखा है। हाँ, कि ये मतलब सिर्फ नोएडा में मत पढ़ाना, लॉ पढ़ा लो, नोएडा में मत पढ़ाना। सही है। हाँ क्या कह रहे हैं सर, मैं रखूंगा बीकेजी में। ना भाई, मैं हिमांशु कोचिंग बलिया कोचिंग क्लास में नहीं आ पाऊंगा भैया। सोच रहे नहीं लिया सर, एक क्लास नीचे एक ऊपर ले लेना, क्या दिक्कत। तो ये पराग सर मेरे साथ रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड नहीं कर रहे। अगर मैं कहता हूं ये रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है तो ये वैलिड है ना, बात समझ में आई। सेम गुडविल वाली बात मान लो, सर ने कहा सर आपने जो गुडविल, हाँ लक्ष्मी नगर में अलाउड है क्योंकि नोएडा नहीं है ना, वो दिल्ली है। पढ़ाते होगा? नहीं गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ मैं। नहीं पढ़ाता दिल्ली में। तो अगर मैं दिल्ली में पढ़ाऊँ तो पराग सर रोक सकते हैं? गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ, नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा अपनी सर जो गुडविल है ना, आपकी गुडविल वो सिर्फ आरकेजी के साथ अटैच होगी, नोएडा में और किसी से अटैच नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ मुझे 52 मान लो 62 में एक मौका मिल रहा है, 62 में कोई बड़ी कोचिंग मुझे कह रही है आप हमारे आके लॉ पढ़ा दो। अब मैं कह रहा हूं सर आप तो मुझे रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो, मुझे मेरा ही काम करने से रोक रहे हो, 4 पैसे वहां एक्स्ट्रा कमा लूंगा, क्या दिक्कत है। तो जज साहब ने कहा अगर पराग सर रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हैं ना आपके साथ तो वो वैलिड है। तो यहां रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वैलिड होगा क्योंकि मैंने गुडविल बेचने का वादा सिर्फ पराग सर के साथ किया है। जज साहब ने बोला फिर ये एग्रीमेंट मत करते, रीजनेबल पॉइंट ऑफ स्पेस में वैलिड है। तो जज साहब ने कहा उसी बड़ी कोचिंग के यहां तुम कहां पढ़ाओ, गाजियाबाद पढ़ाओ, दिल्ली चले जाओ, कौन सा दूर है, मेट्रो बैठोगे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, यही बात। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ते हो,
सुनना, हम 4 पार्टनर है मान लो अपनी फर्म में, आरकेजी मान लो फर्म है, उसमें 4 पार्टनर है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कह रहा है जब तक तू हमारे क्या कर रहा है, दूसरे नहीं करेगा। क्या है ये? रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड है, सेक्शन 11 में हम पार्टनरशिप एक्ट में भी तुम्हें मैंने यही बात पढ़ाई थी। एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो फर्म उससे गुडविल का पैसा लेती है, उसे देती है गुडविल का पैसा। पैसा पता क्यों देती है? इसकी वजह से, भाई ये ले पकड़ पैसा, क्या मत करियो, सेम काम कहीं और मत करियो, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लिमिट में। जैसे हम कह रहे हैं नोएडा में मत करियो, गाजियाबाद कर ले, या फिर 6 महीने तक मत करियो। तो बोलो उसे काम करने से रोकना वैलिड या वॉइड? वैलिड। डिसोल्यूशन पे पार्टनर आपस में बोल रहे हैं कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और तुम डिसोल्यूशन के खाते बना लोगे तो जितने भी पार्टनर हैं इतने समय तक सेम बिजनेस है इस एरिया में नहीं करेंगे। वैलिड इनवैलिड? वैलिड। रीजनेबल पीरियड, रीजनेबल टाइम, सेम। अगर कोई पार्टनर गुडविल बेच के जा रहा है तो उस पार्टनर को आप बोल सकते हैं रीजनेबल लिमिट और रीजनेबल टाइम तक क्या नहीं करेगा, सेम बिजनेस नहीं करेगा, तो वो क्या होगा सर? वैलिड। याद आ गई बात? ट्रेड कॉम्बिनेशन, आइसक्रीम वाला केस याद आ गया? 4 आइसक्रीम वाले हैं, चारों ने बोला 10 रुपए से नीचे आइसक्रीम नहीं बेचनी। 3 की आइसक्रीम बिकती है, क्रीम बेल वाले की आइसक्रीम नहीं बिकती। क्रीम बेल वाला कह रहा है मैं 10 की नहीं, अब मैं 5 की बेचूंगा। बेच सकता है? नहीं। क्या रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है? नहीं। जज सामने कहा तूने एग्रीमेंट क्यों किया 10 से नीचे नहीं बेचूंगा, अब तू 10 के नीचे बेचेगा नहीं और ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है, ये तेरा ट्रेड कॉम्बिनेशन है। अगला सोल डीलिंग, मैंने एग्जांपल दिया टाटा और रिलायंस और एलजी का। रिलायंस ने बोला हमारा सिम जिस मोबाइल में जाएगा वो मोबाइल एलजी का होगा, एलजी सिर्फ मेरे लिए मोबाइल बनाएगा, सिंगल डीलर। एलजी कह रहा है मैं रिलायंस के साथ टाटा के भी बनाऊंगा, बना सकता है? नहीं। क्या रिलायंस टाटा के साथ रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहा है? नहीं। जज साहब ने बोला भाई फिर इस सिंगल डीलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? आइए आपका इंतजार था। चलिए भाई चलिए उठिए, ए बोलिए हाँ वहां से पढ़ो, ले जाओ कुर्सी ले जाओ बाहर, सीधा क्लास के बाहर। हाँ यहां से दिखेगा, यहां सुनते ना आवाज आती रहेगी। क्या होगा सर? सिंगल डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होता है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं होता। सर्विस एग्जाम में ये आता है, ये एग्जाम में आया था शायद मई 2022 में, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। हाँ केस स्टडी। क्या लिखा था? ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने एक छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा, मतलब फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा, और उस न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोला कि तू मेरे यहाँ जॉब कर रहा है, अब तू कहीं और जॉब नहीं करेगा, ना घर पे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करेगा। सेम बात डॉक्टर की, डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर को रखा और बोला अब तू कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेगा। दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोकना, भाई ओ भाई भाई ये मैं कह रहा हूं 1 महीने तक मुझे दे दे, पास हो जाएगा सच में, तू सच में पास हो जाएगा भाई। नहीं सही कह रहा हूं मैं, सही में, खासकर तेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं दिमाग कहां रहता है, फोन में। सही कह रहा हूं, अगर पास होना है तो। और ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं। हाँ बोलो मुन्नी, सही पास हो जाएगा 1 महीने, या तो मुझे दे दे, 1 महीने बाद लौटा दूंगा, आखिरी एग्जाम वाले दिन मैं खुद ही कोचिंग में दे दूंगा, सिम निकाल लियो, है ना, पास होना है तो। हाँ सही बात है, सिम ही दे दे, नया सिम ले लिया। ना ना सब बेकार है, अब तो सेल्फ स्टडी है, वाईफाई ऑनलाइन सब मोह माया रह गई। अब तो 1 महीना सेल्फ स्टडी पास कराती है, जितना मैं शिद्दत से पढ़ रहा हूं वो मुझे पास कराता है। अब तो वो समय चला गया, वो 8 महीने थे, वो 8 महीने थे, अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक के, है ना।
हाँ, आदि समस्या की जड़ी क्या है? क्या पूछ रहे हैं, क्या है? आदि समस्या की जड़ी है क्या? सोशल मीडिया का दुरुपयोग। अब ऑनलाइन वाला बच्चा मतलब 2 घंटा मुझसे पढ़ रहा है, अगर ये 2 ही घंटा वो बर्बाद कर रहा है इधर-उधर की वीडियो देखकर कि सेम कॉन्सेप्ट कहीं और से पढ़ लूं, तो उसने क्या किया? ना मुझसे समझ में आएगा उसे, ना दूसरे समझ में आएगा। और अगर मुझसे समझ में आ गया है तो फिर दूसरे की सेम टॉपिक क्यों देख रहा है? सिर्फ टाइम पास होता है इससे, और फिर यूजलेस है ये काम। पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब तो मुझे इसको दोबारा पढ़ के रट लेना है। अब अगर क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो मुझे दिमाग में ये होना चाहिए भाई अब मुझे ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर कहते हैं भाई 4 में से 4, मुझे इतनी शिद्दत से याद होना चाहिए विद सेक्शन। अब बड़ा सीए छोटे सीए को रोक रहा है तो कहीं और जॉब नहीं कर सकता। वैलिड रोक रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड, इनवैलिड? रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड, वैलिड, ये भी वैलिड है क्योंकि तुमने उसके नौकरी का क्या भरा है? बॉन्ड भरा है, ठीक है ना, राइट? इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, है ना? सच एग्रीमेंट इज वैलिड, सच एग्रीमेंट इज वैलिड। क्या भरा है? बॉन्ड, बॉन्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि जब तक मैं तुम्हारे यहां जॉब करूंगा तब तक मैं किसी और के यहां जॉब नहीं करूंगा। जज साहब ने बोला भाई तो तूने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही क्यों किए? क्या होगा सर? वैलिड। प्रीति मैम कह रहे जब तक पराग सर आपके यहां जॉब कर रही हूं साइन लिख के ले लो, 2025 तक कहीं और जॉब नहीं करूंगी। अब 2024 में ही प्रीति मैम को ₹1,00,000 का ऑफर आ गया, कहीं से भी आ गया, पर वो जा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट में किया है सर्विस एग्रीमेंट का। और प्रीति मैम इस बात का केस भी नहीं कर सकती कि आरकेजी मेरे साथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड कर रहा है। जज साहब खुद बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड कर रहा है ना आरकेजी, सही कर रहा है, तूने बॉन्ड क्यों साइन किया 2022 में? तो किसी भी के यहां नौकरी करने से पहले सोच समझ के साइन कर लेना, जितने समय का साइन कर रहे हो। हाँ, बिना बॉन्ड वाला नौकरी नहीं मिलेगी। मिलती नहीं है बिना बॉन्ड की नौकरी। तुम्हारे यहाँ सीए में भी तुम्हारी ट्रेनिंग बॉन्ड की होगी 3-2.5 साल की। जिस सीए के यहाँ मैंने ट्रेनिंग करी, जिस सीए का तुम ट्रेनिंग करोगे, वो पहले दिन ही तुमसे साइन कराएंगे बॉन्ड एग्रीमेंट कि 2.5 साल तक छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से। जब तक वो ना तुम्हें छोड़ दें तब तक रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड नहीं कह सकते कि मुझे तो बिग 4 से ऑफर आ गया, आप मुझे दे रहे हो 5,000 रुपए, बिग 4 वाले कह रहे हैं हमसे ले ले 25,000, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड कर रहे हो मेरे साथ। तो जज साहब कहेंगे तुम्हारा सीए कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड नहीं कर रहा, तूने उस दिन साइन क्यों किया उनके यहाँ कि 2.5 साल तक आपके यहाँ जो वो करूंगा ट्रेनिंग। किसी को कोर्ट जाने से रोकना क्या होगा सर? बोलो, वॉइड। ये लिखी बात, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखी बात कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे, मैंने पढ़ाया है तो तुमको कोर्ट मत जाना, तुमने फीस नहीं दी तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। अबे तो लॉ क्यों पढ़ रहे हो तुम? देवा रे देवा, लॉ की बेसिक डेफिनेशन क्या है? लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अबे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से परे चले गए तुम तो, तुमने तो मोक्ष मिल गया भाई, तुम तो दुनिया से परे चले गए, जन्म मरने का खेल ही खत्म कर दिया तुमने, तो कानून से ऊपर निकल जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे, अबे तो बेईमानी खेल रहे हो। जज साहब ने कहा भाई ये वॉइड है, वॉइड क्यों? ये पार्टी को रोक रहा है लीगल राइट्स के लिए। तो रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या होगा सर? बस आर्बिट्रेशन में जा सकते हो कि तुम्हारा मेरा फैसला है, वो कोर्ट ना करके कौन कर दे? सूर्यवंशम के बच्चन साहब। नॉर्मल लोकल कोर्ट होती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर समझौता जो वकील कराएगा वो आर्बिट्रेटर होता है। मैंने तो पिक्चर दिखाई थी, सूर्यवंशम के बच्चन साहब उस पिक्चर में आर्बिट्रेटर थे, तो मैं मूवी का सीन भी दिखाया था, आर्बिट्रेशन जो करते हैं वो पेड़ के नीचे बैठ के फैसला नहीं सुनाते, उस पिक्चर दिखाई थी। गांव का सरपंच कह दो, हाँ। तो क्या हो गया? किसी को कोर्ट जाने से रोकना वॉइड है लेकिन आर्बिट्रेशन वैलिड है। अनसर्टेन एग्रीमेंट, अनसर्टेन मतलब यानी 2 प्राइस बताना,
कोई सा भी तेल दे दे, ये क्या होता है सर? कुछ भी बना दो वॉइड। हमारा फेवरेट, सुनो भैया, वेजरिंग मतलब डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में वेजरिंग और अनसर्टेन एग्रीमेंट दोनों आ जाते हैं। पैसा या पैसे रिलेटेड पेमेंट करनी एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑन हैपनिंग और जैसे आज कौन सी टीम जीतेगी, या मैं तुम्हें कह रहा हूं अगर आज गुजरात नहीं जीती तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम कह रहे हो अगर आज चेन्नई नहीं जीती तो मैं पैसे दूंगा, तो नॉन हैपनिंग पर भी क्या होता है? पैसा लग सकता है। तो ये क्या होगा सर? वेजरिंग। वेजरिंग को अंग्रेजी में और हिंदी में शर्त और मुंबई भाषा में सट्टा बोला जाता है। सिंपल सी बात। इंडिया में क्या है? ये वॉइड है। मैंने तुम्हारे साथ आज मान लो गुजरात के मैच पे सट्टा खेल लिया और तुम जीत गए, मैंने तो पैसे नहीं दिए, तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा मेरा वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। यही चीज ऑनलाइन होती है सर, वो गेम ऑफ स्किल के नाम से होती है। बैटिंग भी होती है कि आज जीतेगी नहीं जीतेगी। अगर वो लीगल है तो गेम ऑफ स्किल के नाम से है, वरना पकड़े गए तो धरे जाएंगे, जो न्यूज में नहीं दिखाते आज इतने बुकी दिल्ली में धरे गए। भाई इधर उधर मिक्स में, मुद्दे पे कर लो, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। फिलहाल ये सब बातें हम कर चुके पहली नॉर्मल क्लास में, ये एग्जाम में नहीं आएंगी चीजें कि ऑनलाइन ड्रीम 11 क्या है, ये कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ये पांचों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, इसलिए पहली प्लस लगा रहा हूं। पैसा इन्वॉल्व हो, इवेंट अनसर्टेन हो कि आज कौन जीतेगा, सट्टेबाज 50-50 चांस पे खेलते हो, कोई भी जीत सकता है। सट्टेबाजों का कोई कंट्रोल नहीं है गुजरात के जीतने पर या चेन्नई के जीतने पर, और उनके अंदर सट्टे के अलावा और कोई भावना, इंटरेस्ट है नहीं मैच के साथ। मैंने गुजरात की जीत पे सट्टा लगाया, तुमने चेन्नई की जीत पे सट्टा लगाया। मैं धोनी का कितना बड़ा ही फैन हूं, मैं बस ये प्रार्थना करूंगा धोनी 0 पे आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि गुजरात को जीतने की मेरी सट्टे का पैसा लगा है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये पांचों बातें एक साथ पूरी होती हैं तो वो दुनिया की कोई ताकत सट्टा कहने से नहीं रोक सकती और वो वॉइड होंगी। ठीक है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सट्टे के जैसी दिखती हैं और सट्टा ही होती है। लॉटरी सट्टे के जैसी होती है और सट्टा ही होती है, लेकिन अगर वो लॉटरी हमारी गवर्नमेंट खिला रही है, कौन खिला रही है? स्टेट गवर्नमेंट खिला रही है, तो वैलिड है। लेकिन मैं तुम्हें लॉटरी खिला रहा हूं तो वो वॉइड है। हॉर्स रेस कितने रुपए तक सर? 500 से नीचे सट्टा है, 500 से ऊपर, सॉरी 500 से नीचे सट्टा है, 500 से ऊपर वैलिड है, ताकि गरीब लोग ना खेलें। स्पेकुलेशन ये बहुत डिटेल में बढ़ा, मतलब कम से कम आधा घंटा मैंने इस ट्रांजैक्शन पे लगाया। मैंने तुमसे बिना शेयर खरीदे तुम्हारी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया कि आज टाटा स्टील चल रहा है 100 रुपए का। कितने का? याद आ गई बात? तुमने बोला और मैंने बोला कि जुलाई में, मुझे लगा जुलाई में ये शेयर हो जाएगा 150 का, तुम्हें लगा जुलाई में ये शेयर हो जाएगा 70 का। ये मेरी धारणा है, ये तुम्हारी प्रिडिक्शन है ना? मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला जुलाई में मैं तुम्हें टाटा स्टील 100 का, जुलाई में मैं तुमसे टाटा स्टील 100 का बाय करूंगा। तुमने मन में क्या सोचा? अरे डील पक्की। कितने खरीदूंगा जुलाई में? 100 का। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल। जुलाई में ये हो गया 150 का। कितने का हो गया? जुलाई में कितना पहुंच गया? 100 का 150 पहुंच गया। मैं तुम्हारे पास भगाऊंगा, तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारे पास भगाऊंगा, तुम मेरे पास।
है? फिर से बोलूं, मैंने तुमसे बोला जुलाई में मैं तुमसे ये शेयर 100 का खरीदूंगा। आई विल बाय, आई अंकुर अग्रवाल विल बाय शेयर्स एट ₹100। जुलाई में शेयर 150 का, मैं तुम्हारे पास भागाऊंगा तो मेरे पास मैं आऊंगा, मैं कहूंगा बेटा 100 ले 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 100 पकड़ ले, 100 रुपए पकड़, शेयर दे। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो शेयर तुम मार्केट में 150 का बेचते, तुमने मुझे कितने का बेचा? 100 का। तो मैं ही तो आऊंगा दौड़ता हूं तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे पता मजा आएगा। तुमने पता मुझे क्या ऑफर दिया? सर 150 का शेयर है, मैं आपको 100 का बेचूंगा, आप यही 100 का मुझसे खरीद के किसको दे दोगे? 150 कहीं और बेच दोगे, 50 का प्रॉफिट कमाया, मुझसे 50 रुपए ले जाओ। यही मेरा तुम्हारा 50 का नुकसान हो गया ना। जो शेयर तुम मार्केट में कितने का बेचते? 150 का, तुम मुझे कितने का बेचना पड़ रहा है? 100 का। तो तुम कह रहे हो सर मेरा 50 का नुकसान है और आपका 50 का फायदा, 50 ले जाओ। अगर हमने लेन देन शेयर में नहीं करी, सिर्फ पैसों के 50 रुपए में कर ली, तो ये 50 रुपए की लेन देन सट्टा है और वॉइड है। ऐसी मान लो जुलाई में शेयर कितने का पहुंचा? 70। अब तुम दौड़ते हुए आओगे, क्यों? 30 रुपए जो चीज तुम दौड़ते हुए आओगे, पता क्या बोलोगे? 100 में खरीदो। 100 आपने कहा था बाय करूंगा, करो बाय 100 में। अब मैंने मोबाइल पे सर्च किया टाटा शेयर, टाटा स्टील कितने का आ रहा है? 70। मैंने कहा ले ससुराल क्या हो गया, ये ई का होगा भैया। जो मैं शेयर मार्केट से कितने खरीदता? 70 का, इससे कितने खरीदना पड़ रहा है? 100 का। अब तुम पता क्या बोल रहे हो? 70 का माल 100 बेचोगे, 30 का लॉस हो गया, लाओ 30 रुपए दे दो। अगर सिर्फ 30 रुपए की लेन देन कर ली तो ये सट्टा है, वेजर है। अच्छा अगर डिलीवरी करी तो फिर वो सट्टा नहीं है, फिर वो वैलिड है। जज साहब कह रहे हैं शेयर की डिलीवरी लो, शेयर का मार्जिन पे मत खेलो। सर शेयर से हम दे सकते हैं, आप जैसे डीमैट अकाउंट होता है वैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? बेचोगे बट ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर ट्रांसफर भी हो जाता है, ये बस जीरोधा में है और किसी में नहीं है। तो उसमें वो इधर ध्यान दो आगे। जीरोधा ब्रोकर है तो वो यहाँ अगली बात जल्दी, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल को बिल्कुल लॉटरी की तरह माना गया, क्योंकि उसका सॉल्यूशन पहले क्या है? प्रीवियस। अगर ये वर्ड लिखा मिला तो क्रॉसवर्ड पजल इज सट्टा। अगर कोई चीज पहले से प्रिपेयर है तो लॉटरी का नंबर भी तो पहले से प्रिपेयर होता है कि इसकी लॉटरी लगाएंगे, तो वो सट्टे के बराबर, लॉटरी के बराबर माना गया। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सट्टे की तरह लगती है पर सट्टा नहीं है, वो वैलिड होंगी। गेम ऑफ स्किल, दंगल पिक्चर दिखाई थी, क्या है सर? वैलिड। यानी कोई भी गेम ऑफ स्किल, क्रिकेट, रेसलिंग, ये सब क्या है सर? वैलिड है, वेजर नहीं है। हालांकि इस एक्ट में लिखा है 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल दूसरे गेमिंग एक्ट बन चुके हैं जिसमें लिखा है 1000 से ऊपर भी होगा तो भी क्या होगा सर? वैलिड होगा। सर ये अमाउंट अभी भी इतना ही है। हाँ, इस एक्ट में इतना ही है। अगली बात, चिट फंड। चिट फंड अगर बैंक कराता है, बैंक, याद आ गई बात? अरे जो मम्मी किटी पार्टी, किटी खेलती है, किटी, अरे भैया इधर ध्यान दो भाई, ओ मैडम ले जाओ उसे अपने साथ, बस 10 मिनट 5 मिनट और। चिट फंड दीदी, चिट फंड जो मम्मी किटी पार्टी खेलती है ना, मटके में पैसा डाला, पर्ची निकाली, अगर वो मम्मी और मम्मी के साथ के दोस्त कर रहे हो, पकड़े गए, वॉइड है। अगर वही चिट फंड लीगलाइज बैंक करा रहा है तो क्या है? वैलिड है। याद आ गया? मम्मी किटी पार्टी वो वॉइड होती है, मम्मी को बता देना, मम्मी कर तो रही हो तुम अपने दोस्तों के साथ कि मटके में पैसे डालेंगे, जिसकी पर्ची निकलेगी सारा पैसा उसे मिलेगा, फिर अगले महीने फिर मटके में पैसे डालेंगे, फिर पर्ची मिलेगी, सारा पैसा आंटी को मिलेगा, है कमेटी, कमेटी। हाँ, तो ये जो कमेटी मम्मी लोग डालती है ना, ये ये वॉइड होती है, हाँ वॉइड है ये सब, वो कोई पकड़ता नहीं है। हाँ, जो लीगलाइज कर रहे हैं, सर मनी पूल कहते हैं उसको, जो इकट्ठा होता है। भाई सिंपल सी बात, एक ही शब्द, कमेटी अगर लीगलाइज है तो वैलिड है, और कमेटी अगर घरों में खेली जा रही है तो वॉइड है, ये लिखती बात। समिति बनती है वो भी
नहीं, वो चंदे की बात ही नहीं कर रहा मैं। चिट फंड डज नॉट कम इनटू द स्कोप ऑफ वेजर। इन केस ऑफ चिट फंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं, अमाउंट जो कंट्रीब्यूट होता है 1 लकी विनर को दे दिया जाता है, फिर अगले महीने फिर पर्ची निकलती है। अगर ये लीगलाइज चल रहा है, ये बैंक कराता है और उनकी कुछ ब्रांचेस भी होती हैं, तो वैलिड है। अगर यही चिट फंड घर पे खेले जा रहे हैं तो ये सट्टे की कैटेगरी में रखा जाता है। शेयर डिलीवर हो गए तो सट्टा नहीं है, ऊपर की तरह मार्जिन पे लेन देन कर लिया तो क्या है, सट्टा है। और आखिरी बात, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी सट्टा हो सकता है भाई। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये सट्टे की तरह लगता है पर सट्टा नहीं है। कोई अपना एक्सीडेंट खुद थोड़ी कर लेगा, कोई अपने आप को बीमार थोड़ी कर लेगा भाई। इंश्योरेंस वाले पैसे ना देंगे फिर भी, ठीक है। तो चलो, अब आप कह रहे हो कंटीजेंट अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में कंटीजेंट यानी कि चैप्टर नंबर 8, 9 और ये कंटीजेंट अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय। हाँ, और अगली क्लास में ही जो आगे पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो यही हो, क्वेश्चन एक तो लिख के दिखा दोगे मुझे? बता दीजिए, नहीं, ग्रुप पे क्या भेजना है? अब ये देखो, ये भाई इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इतनी बार 2020 में भी आया, 2021 में भी आया। ये क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, मंडे को मुझे दिखा देना। नहीं, मुझे पता है तुम्हें आता है, तो दीदी सुन नहीं रही बात, मुझे पता है तुम्हें आता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड है, मुझे लिख के दिखा देना, नंबर बताने के लिए, नंबर लिखने के। और अगर ये लिख के नहीं लाए, तो क्लास में मत आना। फिर कोई भी हो तुम इसे पढ़ के खुद लिख के लाना, बिना चीटिंग, बिना बेईमानी करे। टाटा बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चों, टेक केयर। बाय बाय, सी यू सून। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों।